द काइंड ऑफ मुफ्तीज विच आर पॉपुलर अमंग बॉयज, मुझे इतना अफसोस होता है क्योंकि मेरा अब इंटरेक्शन जेनजी बॉयज से थोड़ा बढ़ गया। जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, इट ब्रेक्स माई हार्ट। वो पापा की प्रिंसेस नहीं बन रही है, ये हुक्म है कि उसको आपने प्रिंसेस बनाना है। औरत की जगह या तो घर में है या कब्र में। मैं तो कब्र भी घर में ही बना दो ना उसकी यार। उसको ना कराची की हीट में चूल्हे के आगे 20 रोटियां पकाने के लिए कह दो, जो कि पका के दिखा दो तुम, फिर मैं जान जाऊं। मतलब ये क्या स्टूपिड। जेंजी बॉयज सेपरेट दिशा में था रहे और जेंजी गर्ल्स क्या एवोल्यूशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका क्रेडिट बहुत ज्यादा औरतों को जाता है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन ऑटिज्म, आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज ऑन ऑटिज्म। नहीं चल रहा है, वो नहीं आई बॉल है क्योंकि नीश है ना, नहीं चल रहा है, नहीं आ रही है उस पे आई बॉल। मैं बनाऊंगी। Assalamualaikum everyone. So Adolescence नेटफ्लिक्स का शो बहुत पॉपुलर हुआ था कुछ टाइम पहले और हमने भी देखा था और हम लोग काफ़ी टाइम से उसके ऊपर कॉन्वर्जेशंस कर भी रहे थे। लेकिन अब हम लोगों ने ये सोचा है कि जो कॉन्वर्जेशन हम लोग ऑफ कैमरा कर रहे थे वो अब हम ऑन कैमरा भी करेंगे। और आज की जो पॉडकास्ट है इसमें एक पर्सपेक्टिव है जो मैं भी जानना चाहती हूँ। तज़ीन मेरे साथ आज हैं और एडोलेसेंस में हर जनरेशन के लिए एक डिफरेंट तरह की मैसेजिंग थी। हर किसी ने डिफरेंट थीम्स पिक किए। मैंने बड़ी डिफरेंट थीम पिक की, तज़ीन ने बहुत डिफरेंट थीम पिक की। और मैं चाहूँगी कि तज़ीन आपसे मैं कुछ सवाल भी करूँगी, कुछ इंसाइट्स भी दूँगी और जहाँ-जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ मेरे भी क्वेश्चंस होंगे एंड आई थिंक कि वो एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव हम लोग जो हैं वो अपनी ऑडियंस के लिए भी दे सकेंगे। आपने अगर मॉमकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और ये पॉडकास्ट पूरी दीजिएगा क्योंकि आपके फीडबैक, आपके सवालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर, मैनोस्फेयर के ऊपर, इंसेल कल्चर के ऊपर और ये पूरा जो एडोलेसेंस ने टच किया, हम इसके ऊपर और भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, हम और बात करना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन। वालेकुम सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थोड़ी-सी आवाज़ ज़रा बैठी हुई है मेरी, लेकिन उसके अलावा वेरी हैप्पी कि काफ़ी टाइम के बाद जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह, यार इट वाज काफ़ी अरसे से नहीं हो पाया था। बट येस, एज़ यू टोल्ड, एडोलेसेंस से हर किसी ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपनाया और देखा होगा, उनको समझ में आया होगा। मेरे लिए बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ टीनेजर एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इट वाज़ मेड फॉर मी, मेड फॉर ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं अभी टीन्स के अंदर हैं। एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसके अंदर जो है वो टीनेजर्स की, एडोलेसेंस की बेसिकली जो इश्यूज़ हैं, जब हम टीन्स की बात करते हैं तो हम थोड़े लेटर टीन्स को समझ रहे होते हैं और वो 11, 12, 13 साल वाले बच्चों को जो है हम बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हैं कि इनके अंदर भी क्या चेंजेस आ रही हैं। तो एडोलेसेंस इज़ द राइट वर्ड एंड द राइट एज टू टॉक अबाउट। और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ हिट किया, इट वाज़ लाइक इट वाज़ मेड फॉर मी एंड पेरेंट्स लाइक मी कि हमारे टीनेज बच्चे हैं, ठीक है? हमारे बच्चे जो हैं वो इन्हीं सब चीज़ों का सामना कर रहे हैं। लड़कियाँ अलग उनके इश्यूज़ कुछ सामना कर रही हैं, लड़के अलग चीज़ें देख रहे हैं। सो दैट वाज़ समथिंग एन आई ओपनिंग। हम सुनते तो रहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाँ जगह ये खबर आई कि इस तरह से किसी बच्चे ने किसी बच्ची के साथ ये किया। हम उसको शायद उस तरह से रिलेट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने पूरी प्ले की कि वो पूरी इस बच्चे की जर्नी को, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स को उन्होंने दिखाया। सो दैट वाज़ समथिंग दैट वाज़ डिफरेंट फॉर मी कि ये किस तरह से हो रहा है और किस उम्र में और किस हद तक हो रहा है। दैट वाज़ रियली एन आई ओपनर। तरीन ये मेरे लिए भी ना बहुत, जब आप डिस्कस कर रही थी कि ये थीम थी हुँ। और शायद नेचुरल भी है कि हर कोई जो ज़िंदगी का फ़ेज़ आपका चल रहा होता है तो उसी हिसाब से आप जो भी देख रहे होते हैं तो आप वही चीज़ें उस पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जो आपने पिक किया था इसमें से, जैसे आपने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बनी थी। हुँ। जब मैं देख रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि ये तो उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर है, ये तो वही जेंडर पॉलिटिक्स है जिसका हम लोग जो है वो ज़िक्र करते हैं और हम लोग अपने मुल्क में भी देख रहे होते हैं। एक आपने जब ये देखी, जब आप देख रही थी, डिड यू फील या क्या ऐसा था कि हुज़ साइड वर यू ऑन? क्या आपको लग रहा था कि कोई साइड है आपकी या कोई कैरेक्टर है? वर यू विद द पेरेंट्स? कुड यू अंडरस्टैंड देम मोर? वर यू विद द किड्स? मतलब आपको क्या लग रहा था कि आप कौन-सी साइड से ज़्यादा रिलेट कर पा रही? मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं शायद मल्टीपल साइड से अपने आप को देख रही थी, क्योंकि अगर मैं सिंपली अगर एज़ अ पेरेंट बात करूँ तो ऑफ़ कोर्स मुझे उसका पर्सपेक्टिव, जो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव था, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट कर रहा था। और मैं सॉर्ट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी कि बहुत अच्छे पेरेंट्स दिखा रहे हैं ना उसमें कि उनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं और वो बहुत एक फेस पुट अप कर रहे होते हैं और एवरीथिंग इज़ नाइस और वो अम्मा जो हैं वो हँस रही हैं और अब्बा जो हैं वो भी
आउटबर्स्ट करते हैं, लेकिन फिर वो मेकअप कर रहे होते हैं, और बहुत इस तरह से उन्होंने दिखाया है। नथिंग लाइक कि कोई वो क्रिमिनल लब्बा या फिर अल्कोहलिक अम्मा वाली उन्होंने नहीं उसमें दिखाई है, जो कि नॉर्मली इस तरह के मर्डरर्स या किलर्स की स्टोरीज का के बैक एंड पे दिखा रहे होते हैं। लेकिन उसको एक तो एनालाइज करना कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, व्हाट आर दे डूइंग राइट, व्हाट डिड दे डू रॉन्ग, वो क्या-क्या चीज़ें थी जो कि उसके डिफरेंट उस पे उन्होंने दिखाई भी कि वो बच्चे ने भी एक तज़किरा किया कि वो एक फुटबॉल मैच पे लेके जाता है और वो शेम महसूस करता है, और अब्बा भी उसका एक वर्जन देते हैं। सो इट वाज़ दैट टू, एंड ऑल्सो द पार्ट जो एक फ्रस्ट्रेशन उसमें, एक जो पुलिस ऑफिसर जो जाते हैं, उनकी जो टीम जाती है, उसमें एक मर्द होता है और एक खातून होती हैं। तो जो औरत है वो जिस तरह से उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में बैठी हुई है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो वो फ़ील कर रही है, जो चीज़ें कर रही है, बीइंग एट मॉमकास्ट, मुझे जिस तरह की चीज़ों पे हम बात कर रहे थे, आई रिलेटेड टू हर एज़ वेल, कि उसको एक रूल को भी फ़ॉलो करना है, उसको एक सर्टेन इन्वेस्टिगेशन के तरीके को भी फ़ॉलो करना है, देन शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ये क्या हो रहा है? सो दैट ये 2 चीज़ें जो थी ना, ये 2 एस्पेक्ट्स जो थे, आई वाज़ लाइक पुटिंग माय सेल्फ समवेयर अराउंड देम। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं देख तो यही रही थी, मतलब ऑब्वियसली इन्हीं कैरेक्टर्स को देख रही थी, लेकिन मेरा जो इमोशनल चार्ज आ रहा था वो बड़ा एक्सटर्नल था। मतलब मैं वो देख रही थी और मैं बड़ा स्प्लिट हुई हुई थी, और इसीलिए मैं थोड़ा-सा शायद हैरान भी हुई हूँ कि मतलब कि कितना डिफरेंटली हम लोग चीज़ों को परसीव करते हैं। कि मैं जब देख रही थी तो मेरे ज़हन में ये, मतलब मैं एज़ अ पेरेंट भी नहीं देख रही थी, मैं एज़ अ वुमन डेफिनिटली देख रही थी। मैं एज़ अ थेरेपिस्ट भी देख रही थी। लेकिन मैं बहुत स्प्लिट हो रही थी और मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल था इन टर्म्स ऑफ कि हमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं और कितने टाइम से हम लोग जो है वो उनको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं। मेरा जो गुस्सा था ना वो बहुत डायरेक्टेड था टुवर्ड्स परहैप्स रिलीजियस अथॉरिटीज़, परहैप्स द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी, परहैप्स मेन ऑफ द सोसाइटी, द फादर्स, द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, कि इन्फ्लुएंसर्स। ये तो इन्फ्लुएंसर्स, कि मुझे क्या होता है कि देखा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने यही देखा तो बोल रही थी। देखा क्या किया, और इसमें उन्होंने मेंशन भी किया है, हाँ, एंड्रयू टेट को उन्होंने मेंशन हाँ, किया है। ऑब्वियसली ये तो किसी से ढका छुपा है ही नहीं कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। अम, फिर एक और स्प्लिट जो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, हम दोनों ही मिलेनियल्स हैं, हुँ। तो मैं एक दूसरे स्पेक्ट्रम पे हूँ, तुम उसके हाँ, स्पेक्ट्रम के मे एक बी कोने पे हूँ, तो दूसरे अपर लिमिट और लोअर लिमिट शायद हो सकता है कि हो। तो और फिर जेन ज़ी है, और मेरा एक डिफरेंट ताल्लुक है जेन ज़ी का, और आपकी एक बहुत डिफरेंट रिलेटेबिलिटी है जेन ज़ी के साथ। मेरी भांजियाँ जो हैं वो टीनेजर्स हैं, और हनीन जो है वो आपकी बेटी वो टीनेज है और टीनेजर है, और एक डिफरेंट रिलेटेबिलिटी है। क्या आपको लगता है कि जो एटलीस्ट जो जिस तरह से मैं सुन रही होती हूँ लोगों के ओपिनियंस जेन ज़ी के बारे में, क्या हम एज़ अ सोसाइटी स्प्लिट हो गए जेन ज़ी से? हमने उनको बहुत दूर कर दिया है? क्या वो दूर हो गए हैं? ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़, जैसे वो अपने जो पुलिस ऑफिसर का जो बेटा वो बताता है कि हुँ, मतलब डैड दिस इज़ रेड पिल, दैट्स व्हाट इट मीन्स, इतना हुँ, सिंपल नहीं था, इट्स नॉट जस्ट एन इमोजी। हुँ। डू यू थिंक कि हम लोग एज़ अ सोसाइटी कंप्लीटली कट ऑफ हो चुके हैं, कि जेन ज़ी की क्या दुनिया बन रही है? ये लोग क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं? व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू वर वाचिंग इट? ज़ैनब 100% जो बहुत बड़ी एक जो परेशानी, अगर तुम मुझसे बोलो कि की टेक अवे बताइए इसके अंदर क्या था, वो मेरे लिए यही था कि ये एक अलग दुनिया है, ये अलग ज़बान है, जो कि हम माँ-बाप को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हम कितने हिप बन जाएँ, कितने फ्रेंडली बन जाएँ, कितना कुछ हो जाए, हमारे बच्चे हमसे कितना उस लैंग्वेज में बात भी कर लें, हम उस वक़्त तक नहीं इसको समझेंगे जब तक हम खुद उसको समझने के लिए नहीं जाएँगे। ये सिर्फ़ सुनी-सुनाई पर नहीं हम कर सकते, वी हैव टू बी इन द गेम टू नो द गेम। डेफ़िनिटली जेन ज़ीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेसाइज़ हो गए हैं, 2 वजह से हो गए हैं। एक तो वजह ये है कि ज़ाहिर है ये एक ऐसा दौर है जिसमें इतना क्विक इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एंटरटेनमेंट है, आज ये है, कल वो है। 5-5 साल में जनरेशन गैप्स आ रहे हैं, हर दूसरे महीने एक नया ट्रेंड आ रहा है, एक नई चीज़ जो है वो मार्केट में आ जाती है एंड एवरीवन इज़ लाइक गोइंग टुवर्ड्स देम। अ, चाहे वो कोई इश्यूज़ हों या चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, एक ट्रेंड के तौर पर ही चल रही हैं। सो दैट इज़ समथिंग, एक रेस है जिसका वो हिस्सा हैं जेनज़ीज़, और वो उसकी वजह से अपने जो पिछली जनरेशन है उसके साथ वो गैप पे आ गए हैं। दूसरा इसका रीज़न ये है कि जो उनकी अब क्योंकि वो तो यंग है ना,
जो हम हैं, जो हम माँ-बाप हैं, जो मिलेनियल्स हैं, जिनका ये रोल बनता है, जो कि हम मतलब माँ और बाप के अज़ीम मर्तबों पे जो हम फ़ाइज़ हैं, तो हमारा जो काम है हम वो काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू, और आपको आपका कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ता है। हम अभी भी जो है वो बहुत फ़िज़ूल के फैमिली डायनामिक्स और लड़ाई झगड़ों में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। आई कैन लिटरली पॉइंट आउट फैमिलीज़ जहाँ पर यंग बच्चे हैं और उनके इश्यूज़ हो रहे हैं, और उनके घर में अपने जॉइंट फैमिली के या मियाँ-बीवी के इश्यूज़ जो हैं वो अभी भी 13-13, 14-14 साल शादी के होने के बाद तक वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और उनका फ़ोकस उन्हीं को सॉल्व करने पे लगा हुआ है, और यहाँ पर एक पूरी एक नस्ल जो है वो बड़ी हो चुकी है और वो सर्टेन चीज़ों में पड़ चुकी है। सो हमने भी उनको बिल्कुल छोड़ा, क्योंकि हमें मुश्किल लगता है, हमें समझ नहीं आता है, हमारा कंफर्ट लेवल है कि भाई छोड़ दो, रहने दो। अभी मेरे समझ आई कैन नेम सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि कहेंगे भाई मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, भाई हमें नहीं पता ये इंस्टाग्राम क्या होता है, और टिकटॉक तो वैसे ही है ही कि वो तो है ही बुरा। ये तो मैं बहुत कॉमन बोल रही हूँ, ये बच्चे तो अब कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पर हैं, रेडिट पर हैं, इस पर हैं, उस पर हैं, दसियों अलग चीज़ें हैं, जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, जो कि मेरे और आपके डिस्कॉर्ड हो गया, इस तरह की 10 और ऐप्स हैं जिनको हम नेम कर सकते हैं, जिस पर वो रोज़ाना जो है स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं। गेम्स। गेम्स के ऊपर पूरी बातें हो रही हैं, उनके अंदर पूरी कम्युनिटीज़ होती हैं, और गेम्स के थ्रू कितनी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, कितने लोग ग्रूम कर रहे हैं बच्चों को, पीडोफिलिया कितना ज़्यादा उसके अंदर उसकी वजह से हो पा रहा है। सो ये हमें पता ही नहीं, हम बस उनको हम एक ही लाइन खींचते हैं, या फ़ोन दे दो या फ़ोन ले लो। हम बस अगर बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, पता चला बच्चा किसी दूसरे चक्कर में लग गया, फ़ोन ले लो। तो ये मैं ये पूछना चाहती हूँ वैसे, क्या आपको क्या आपको ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है फ़ोन लेने वाला, और मुझे मतलब मैंने ये देखा है मेरे साथ नहीं हुआ, मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये कि मैं सबसे छोटी थी और मैं बहुत बदमाशी थी मेरे घर में, तो शायद इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन मैंने ग्रोइंग अप में ये देखा है कि छीन लिया, वीडियो गेम छीन लिया। पहले वो होते थे, वो जो एक छोटा-सा गेम नहीं आता था, कार्ड वाला गेम, हाँ। ब्रिक गेम, वो छीन लिया। मतलब कुछ ना कुछ छिन रहा था बच्चों से। हाँ। अभी अभी के दौर में मतलब ये बच्चे वो हैं जो कि जब पैदा ही हुए थे तो फेसबुक था दुनिया में, स्मार्टफोन्स भी आ गए थे। मतलब इन्होंने वो वाला ट्रांजिशन, मैंने भी एटलीस्ट वो ट्रांजिशन देखा है। फेसबुक तब आया था जब मैं 7th 8th में थी। तो एक वो पीटीसीएल वाला वो थोड़े टाइम के लिए देखे, लेकिन वो ट्रांजिशन देखा देखा तो है। स्टिल इट्स जस्ट फेसबुक वाज अ टेक्नोलॉजी न्यू फॉर थिंग। यू। हाँ। लेकिन ये बच्चे तो पैदा हुए इट्स ही नॉट इसमें टेक्नोलॉजी हैं। फॉर देम। हाँ। तो छीन लेना, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? क्या आप एम्पैथाइज़ कर सकती हैं पेरेंट्स के साथ? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे लगता है ये बहुत कुछ पुराने ज़माने की सोच है ये, और मैं शायद बिल्कुल एम्पैथाइज़ नहीं कर सकती व्हेन पेरेंट्स टेक अवे फ़ोन्स और लैपटॉप्स, या टैब नहीं मिलेगा तुम्हें। ये क्या फिनोमेना है? देखिए ज़ैनब, इसका ना किसी भी चीज़ को टैकल करने के कई लेवल्स होते हैं ना। आपको जो है, आपने अगर मेहनत नहीं की हुई होती है, या आपने उसके बारे में आपको नहीं पता होता है, तो आप जो लोएस्ट लेवल होता है उस पर काम कर रहे होते हैं ना। जिसके लोएस्ट लेवल में है कि औरतों को घर में बंद कर दो ना, कोई मसला ही नहीं होगा, कोई कुछ खराबी नहीं होगी। या वो अभी जो हमारी बात हुई थी कि सऊदीया में मुतव्वे हुआ करते थे, और वो अबाया ना पहनने पर लोगों को मारा करते थे, डंडे लगाए जाते थे, जो कि अब नहीं करते हैं। अब तो पता नहीं क्या-क्या नहीं हो रहा है। बहरहाल तो अनदर पॉडकास्ट। अनदर पॉडकास्ट ऑन दैट, यस। सो ये जो है ना, ये सारे लोएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, ये होता है कि आसान है ना, कि दे दो, गेम ले लो, फ़ोन ले लो, चीज़ें ले लो, सज़ा भी हो गई और उसका एक्सपोज़र भी ख़त्म हो गया। बाकी जो है हम बच गए, हमने बचा लिया बच्चे को, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आपको क्योंकि ये चीज़ें आज नहीं देंगे, आप कल नहीं देंगे, 20 साल में ले लेगा, 25 साल में ले लेगा, किसी न किसी उम्र में तो वो उससे एक्सपोज़ हो ही जाएगा ना। और वो जितना लेटर एक्सपोज़ होगा, उतने ही ज़्यादा जो है वो उसके लिए उसकी नेगेटिव रेमिफिकेशंस होंगी। सो आपकी तैयारी में, जो आपकी तरबियत जो आप बच्चे को देना चाह रहे हैं, आप उसको जो बता, जैसे वो बच्चे को होता है ना कि इसको खेलने दो, गिरेगा तो सीखेगा, चोट लगती है तो बच्चे मजबूत होते हैं। हम इस तरह की बातें करते हैं ना, हम ये क्यों करते हैं? हम बेसिकली कहते हैं कि खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं, नंगे पैर छोड़ दो, इस तरह की बातें होती हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं तो वो लर्न करते हैं ना। अगर आप उनको एक्सप्लोर करने नहीं देंगे, तो उनके लिए तो वो फॉरबिडन फ्रूट ही रहेगा ना, एंड फॉरएवर फॉरबिडन फ्रूट रहेगा वो। और वो उनको और आज जबकि आधे से ज़्यादा इवन जो इसके अंदर भी था कि सोशल ऑकवर्डनेस and not being able to socialize or not being able to be part of a community or anything,
वो चीज़ें बच्चों को कितना ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं, उनको कितना ज़्यादा परेशान कर रही हैं, मेंटली उन पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं कि वो कास्ट आउट समझते हैं जब अपने आप को, तो फिर वो कैसे उसमें डील करेंगे? फिर तो वो हो ही जाएँगे ना, वो तो अपने आप को इंसेल के साथ ही आइडेंटिफ़ाई करने शुरू कर देंगे। वो तो अपने आप को जो कहेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, उसको जो कहीं से दूर परे भी कोई कान पे आवाज़ आ जाएगी कि नहीं, ये तुम में मसला नहीं है, तुम्हारी सोशल स्किल्स में मसला नहीं है, मसला ये है कि ये ख़वातीन ऐसी होती हैं, मसला ये है कि मुल्क ऐसा है तुम्हारा, मसला ये कि फलाँ चीज़ ऐसी है। तो वो तो उसी को फ़ॉलो करेगा, बिकॉज़ उस बच्चे का भी ये कम्फ़र्ट लेवल होगा कि हाँ, हाँ, मैं तो ठीक हूँ, आई एम जस्ट फाइन, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका हल नहीं होता, यू कैन नॉट ये आपको सही और गलत बताना होता है। हाँ, एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम्स हो सकते हैं, उसका यूसेज हो सकता है, आप उस पर बात कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स होती हैं जिसके ज़रिए आप उसको पैरेंटल कंट्रोल्स अपने रख सकते हैं और बच्चे के इल्म में लाकर रख सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट से कि नहीं ये ले लिया तो मसला ख़त्म हो गया, क्योंकि मसला ख़त्म नहीं होता है। और वो एक्चुअली में अगर मतलब मैं आपसे बोलूँ कि क्या स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं कि जिस टाइम पे ये होता है कि मतलब आई अंडरस्टैंड कि देयर इज एंड्रयू टेट एंड हिज मिनियंस आउट देयर और एक सर्टेन तरीके का नैरेटिव आ रहा है और फिर एंड्रयू टेट तो बड़ा दूर है हमसे, हमारे अपने मुल्क में जो हमारे यूथ को टारगेट करके बड़ी बातें बताई जा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो प्रेजेंट भी इस तरह से की जाती हैं कि शायद वो बड़ी इस्लामिक बातें हैं हुँ, और वो होंगी, मतलब मैं नियत के लेवल के ऊपर तो मैं नहीं वो कर सकती किसी के, लेकिन हाँ, जो वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं और जो वो बातें कर रहे हैं, वो अगेन वो वही बात है, लेकिन वो बड़ी उसकी पैकेजिंग कुछ पैकेजिंग डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब माशरे में आ चुकी हैं। सो वन वे और अनदर, तो हुँ, इवन अगर लेट्स से कि घर में कोई कुछ इस तरह का देख रहा है, कोई अपनी तरफ से शायद कोई उसने अच्छी बात ही लगाई हुई है, लेकिन वो मैसेज वही दे रहा है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला दे रहा है हुँ। या औरतों को सर्टेन तरीके की या बच्चियाँ सर्टेन तरीके की मैसेजिंग जो है वो ले रही हैं। अ, कहाँ पर आपको लगता है कि क्या ये पहले जैसे ऐसा होता था कि वाज़ इट ईज़ी फॉर पेरेंट्स पहले, या अगर आपके पेरेंट्स की जो अगर जनरेशन थी, वाज़ इट ईज़ी फॉर देम टू कंट्रोल द नैरेटिव कि आपके बच्चे क्या एब्ज़ॉर्ब करेंगे, हुँ। या अब वाक़ई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है? और मेरे ज़हन में सवाल इसलिए आ रहा था कि अगर आप चले मैं अपने अपने बच्चों को हम कर भी रहे हैं प्रोटेक्ट, हम उनको अवेयर भी कर दें, हम उनको आज़ादी भी दे दें, हम बहुत अच्छी पेरेंटिंग भी कर दें, वो जाएँगे अगर क्लास में, सबके पास फ़ोन्स हैं, सब रेडिट पर भी हुँ, हैं, सब रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, सब सब हुँ। सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या अब एक मैच्योर और एक सेंसिबल अवेयर बच्चा आउटकास्ट बन जाएगा? मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक कि वाज़ इट ईज़ी देन? इज़ इट डिफिकल्ट नाउ? क्या हम आउटकास्ट ना हो जाएँ हमारे बच्चे? क्या हम अब ये भी चाह रहे हैं कि अच्छा चलो कर लो, तो थोड़ा बहुत देख भी लो तो मतलब मैं आई कैन बी एट पीस। व्हाट्स हैपनिंग? देखो डेफ़िनिटली 100% बिकॉज़ ऑफ़ 2 रीज़न्स। पहला तो ये कि वो एक कंट्रोल करने वाली पेरेंटिंग की जाती थी पहले, और वही नॉर्म समझा जाता था, वही अदब और वही तहज़ीब समझी जाती थी, उस पेरेंटिंग को ही समझा जाता था कि ये ठीक है। तो बच्चे जो थे वो कंट्रोल में थे। हुँ, एंड इट वाज़ ऑल्सो ईज़ियर फॉर देम कि क्योंकि जो इन्फ्लक्स की जो ज़राए थे जिनसे इन्फॉर्मेशन आती थी, जिससे कंटेंट हम तक पहुँचता था, वो बहुत लिमिटेड था। इट वाज़ नॉट दैट वाइड। तो वो तो 100% कंट्रोल किया जा सकता था ना उसके अंदर। हुँ, तो वो डेफिन और जो सोहबत वाली बात होती है, तो वो भी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती थी, क्योंकि अगेन वो जो कंट्रोल, इनसे मिलना है, उनसे नहीं मिलना है, ये करना है, वो करना है। हर तरह के बच्चों का एक ग्रुप आपको एक क्लासरूम में मिल जाता था। अभी भी होता होगा, आई एम श्योर, ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता होगा। लेकिन इट वाज़ डेफिनिटली ईज़ियर। राइट नाउ इट इज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। और हाँ, येस यू आर राइट कि देखो, एक आउटकास्ट तो ये होता है कि मतलब 4 लोग शराब पी रहे हैं हुँ, और आप वहाँ पर आप नहीं पीते, आप आउटकास्ट हैं। हुँ, दैट इज़ अ ओके आउटका बीइंग, हाँ, वो तो ऑफ कोर्स है ना कि वो तो ऐसा बिल्कुल, आउटकास्ट तो भले ही अच्छा है, हाँ, आधी के बिल्कुल, आउटकास्ट ही अच्छे हैं। सही। लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ है कि जैसे अब हम मीडियम की बात करते हैं ना, हुँ, कि अब ग्लास को ही इस्तेमाल करना हम मना कर दें, यानी तुमने चुल्लू में ही पानी पीना है, तुम हुँ, ग्लास में नहीं जाओगे, कि अगर तुम ग्लास में गए तो किसी दिन तुम शराब भर के पी लोगे। हुँ, तो ये तो नहीं हो सकता ना, हुँ, हमको तो बताना है ना कि हाँ, ग्लास में पीना चाहिए तुम्हें, हुँ, इस ग्लास में पानी डाल के पियो, हलाल चीज़ें डालकर पियो, ऐसे पियो, इस तरह से पियो। वो भी पीते हैं, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है, हम ये करते हैं। ऐसे में तुम अपने आप को अलग ही कर दो, अलग ही कर लो। हुँ, लेकिन ये कि आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि नहीं, आप उसमें जाएँगे ही नहीं, आप हुँ, देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि वो करेंगे। हुँ, अभी जो हमारी बात भी हो रही थी, तो जो यंगस्टर्स हैं टीम में, वो सब बात कर रहे थे, बता रहे थे।
तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको आज़ादी नहीं है एक सर्टेन काम करने की, और वो फिर वो हमें है तो वो हमें कहते हैं, हमें चैलेंज करते हैं इस बात पे कि ये सही नहीं है, आज़ादी नहीं होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी वो क्या करते हैं कि कुछ झूठ बोल के घर वालों से बहुत से काम कर रहे होते हैं। जब उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये गलत है, तो वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, कोई बात नहीं, ये चलता है ऐसा ही। तो बेसिकली हम अपने बच्चों को ही हिपोक्रेट बना रहे हैं, झूठ बोलने वाला बना रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट, फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे? और इसमें तज़ीम व्हाट डू यू थिंक के एक्चुअल लाइक अगर अगर हम इसको बिल्कुल नैरो डाउन करने की कोशिश करें, व्हाट डू यू थिंक स्पेशली इन द लाइट ऑफ जो एडोलसेंस के अंदर इशू क्रिएट हुआ हुआ है, डू यू थिंक जैसे कि अभी जो टीनेजर्स हैं हुँ। और उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो वुड इट बी सेफ टू से कि वो मोस्टली जो है वो 80s की पैदाइश वाले होंगे जिनके अब डेफ़िनिटली, बच्चे जो हैं वो ऐसे ही है। टीनेजर्स हैं? डिड समथिंग हैपन टू दिस जनरेशन? क्या ये सर्कमस्टेंशियल था कि दुनिया ही ऐसे ही प्रोग्रेस कर गई, या हम लोग शायद ट्रेडिशनल पेरेंट्स ही हमने यही देखे थे हमेशा से तो अब हो गए? लेकिन हम बाकी जनरेशंस को भी देखते हैं, हुँ। ठीक है, एक जनरेशन गैप नेचुरल है, नज़र आता है, लेकिन मेरा है। हमें आजकल के जो जेन ज़ी टीनेजर्स हैं, उनका अपने पेरेंट्स के साथ एक एक कुछ ड्रास्टिक सा कुछ नज़र आता है। डिफरेंस कुछ है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत गलत कुछ बहुत गलत डिस्टेंस कुछ लगता है हुँ। कि यार मतलब ठीक है, होता है जनरेशन गैप, हमारा भी अपने पेरेंट्स के साथ हर हर किसी हर का बे हर का होता है। ऑब्वियसली। क्या डू यू थिंक कि कोई स्पेसिफिक इशू है कि आज जो हम लोग एक डिस्टेंस देख रहे हैं टीनेजर्स का अपने पेरेंट्स के साथ, इज इट द पेरेंट्स फॉल्ट, वाज वाज इट समथिंग सर्कमस्टेंशियल, या जेनजी ही कोई बहुत डिफरेंट उसमें चली गई है, डायरेक्शन में चली गई है? देखो जेन ज़ी किसी दूसरे डायरेक्शन चली गई, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि एलियन को थोड़ी हमने पैदा कर दिया, पैदा तो इंसान ही किए थे ना। तो वो तो इंसान ही है और जो इंसान की फितरत है वो उसी के ऊपर है। हम्म, हमें बीइंग द पेरेंट्स, बीइंग द मिलेनियल्स, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, जो मिलेनियल्स की जो पूरी जनरेशन है, उसको इस बात की ओनस लेनी पड़ेगी, उसको इस चीज़ की ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि ये उनका ही बोया हुआ बीज है जो कि अब फल दे रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ फॉरेन तो नहीं आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। इट वाज़ समथिंग दैट वी डिड दैट इज़ ट्रांसक्राइबिंग इनटू दिस। ठीक है, हमने ही ये बच्चे पैदा किए, हमने इनकी एक सर्टेन तरबियत की। उस वी रियली नीड टू फोकस ऑन कि क्या चीज़ सही की या क्या चीज़ गलत की जिसकी वजह से ये सारा कुछ आ रहा है। देखो मैं 100% बिकॉज़ आई एम माई सेल्फ अ पेरेंट ऑफ अ टीन। मेरे दोस्त भी हैं, वो सब भी मेरे ही एज ग्रुप के हैं, उनके भी बच्चे जो हैं वो इतने ही बड़े। ऑल इन ऑल अगर हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहें कि नहीं ये माँ-बाप ही ऐसे हैं, और वो भी सही नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ समथिंग कि जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमारी पिछली जनरेशन ने तो बिल्कुल भी कोई हमें प्रिपेयर नहीं किया था इस चीज़ के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड हमें इसके बारे में पता नहीं चला। दिस इट इज़ जस्ट नाउ, जैसे मैं तुम्हारी जनरेशन में देखती हूँ, तुम हो गई या तुम्हारे जैसे और तुम्हारे एज के जो बच्चे हैं जो लेट मिलेनियल्स हैं, उनके पास जब वो उस दौर में आए कि हम तो शुरू से, जैसे फेसबुक भी है या ये जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जो मॉमकास्ट पे भी हो रही हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, ये कॉन्वर्सेशन एक डेकेड पहले से हो रही होंगी ऑलमोस्ट, है ना? ऐसा ही है। एक डेकेड पहले से हो रही होंगी, या मतलब पाकिस्तान में तो हमारे एक टीम के डेकेड, लिए तो शायद एक डेकेड हाँ, भी नहीं खवातीन, होंगे अभी। हाँ, हम्म, हाँ, लेकिन चलो टू बी सेफ कह रहे थे कि एक ठीक डेकेड है। से हो रही है, अगर 8 साल से 10 साल से इस पे बात हो रही है। तो इस एक डेकेड पहले के जो मेरी उम्र के लोग हैं वो दे वर इन देयर 30s, हम्म, ठीक है? या लेट 20s या 30s में थे वो लोग। तो 10 साल पहले जब ये आना शुरू हुआ वो एक सेट इन स्टोन हो चुके थे, सर्टेन उनके बच्चों की उम्रें भी जो हैं वो 8-10 साल के वो बच्चे भी हो चुके थे, या 5-6 साल के बच्चे उनके हो चुके थे, जो अर्ली ईयर्स की हम बात कर रहे होते हैं वो उस वक़्त कवर हो चुके थे। ये कॉन्वर्सेशंस चाहे पेरेंटिंग के अराउंड हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के अराउंड हो, जब ये होना शुरू हुई तो वी कैच्ड ऑन वेरी लेट, इफ वी कॉट ऑन, इफ यू सी कैन नॉट एवरीवन कॉट ऑन टू इट। बहुत से लोग अभी भी अपनी ज़िंदगी के उन्हीं मसाइल में फँसे हुए हैं और वो इस तरफ नहीं नज़र कर रहे हैं। जो कर पाए वो दे गॉट इनटू इट वेरी लेट। तो ये हेंस द इश्यूज़। जबकि जैसे तुम अब हमारी जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम पे उस वक़्त इनको ये सारा एक्सपोज़र मिलना शुरू हुआ, जिस वक़्त इनकी ज़िंदगी में इस एक्सपोज़र मैटर करता था। जब वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे थे, पढ़ाई जो भी उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ़ थी वो स्टार्ट हो रही थी या कॉलेज लाइफ़्स में थे, तो वो उनके सॉर्ट ऑफ उनके बिलीव्स में वो चीज़ें आती गईं, वो उसको दुनिया को उसी तरह से उसी लेंस से देखते गए। सो नाउ व्हेन दे आर बिकमिंग पेरेंट्स दे आर डूइंग बेटर देन देयर प्रेडिसेसर्स। तो ये एक इश्यू तो है। ये हमारा हम अब ये सवाल ये है कि ये
जो बीच के साल थे जिसमें मैं कहीं लेट 20s या 30 साल के उम्र के जो माँ बाप थे और उन्होंने नहीं कुछ पढ़ा, तो ये गलती तो है ना। अब मसला ये कि ये इसके फिर कई लेयर्स मल्टीपल देख लीजिए कि क्यों नॉलेज नहीं थी। कुरान तो था ना, कुछ नहीं था, कुरान तो था। तो कुरान के हिसाब से हमारी कोई भी डिस्कोर्स क्यों नहीं हो रही थी, हमारी सुन्नत के हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं हो रही थी। सुन्नत में किस तरह से बच्चों को जो है वो परवान चढ़ाया जा रहा था। जो बात आती है कि बच्चों को नमाज़ पढ़ने के लिए मारने वाली हदीस को कोट करके माँ बाप बच्चों को दे दबा के खूब मार देते हैं। नमाज की आड़ में हर हर चीज़ का गुस्सा निकाल देते हैं। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी बच्चे को उँगली भी लगाई थी? तो ये सब चीज़ें हमारे नॉर्मल कॉमन डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं थी। ये तो इसको हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये भई हमें किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये तो वही बात है ना कि किसी ने बताया नहीं तो हमने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा तो अल्लाह को तो हमें ढूँढना था ना। तो ये सब चीज़ें भी हमें ढूँढनी थी, तो वी लैक्ड देयर। नोइंगली और अननोइंगली हमने वहाँ पे लैक किया। सो दिस इज़ व्हाई वी आर पेइंग। अब अभी भी वक़्त है, आई वुड से दिस अभी भी वक़्त है, क्योंकि ज़िंदगी में ना आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी वक़्त, जब तक चीज़ों को बदलने का मौका है, तब तक अपने रिश्तों को बदलने का मौका है। आप हमेशा कोशिश करके उसको मेंड कर सकते हैं। हाँ, ज़ैनब लगता ज़रूर ऐसा है कि बिल्कुल हब हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है ना कि हाँ भई अब बच्चों को भी लगता है कि नहीं मेरे माँ-बाप तो कभी नहीं समझेंगे, और माँ-बाप को भी लगता है कि ये तो मेरे हाथ से चला गया। ये बहुत कॉमन है ना, हाथ से निकल गया। बेटा हाथ से निकल गया, बेटी हाथ से निकल गई, ये तो बहुत कॉमन है। रिपेयर नहीं हो सकता अब, ऐसा हाँ, लगता है हाँ, कहीं हाँ, अब रिपेयर अब नहीं हो कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ये हमारे ये भी एक अगेन एक ऐसा बिलीफ है जो हमारे अंदर इंस्टिल्ड है कि ये ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगेन वही वाली बात है, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है, थिंग्स कैन चेंज। तो हमें इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा अब पता चल गया, गड़बड़ अगर हो भी गई थी, अगर अब पता चल गया तो अब हम इसके ऊपर भी बात करना शुरू कर देते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस। अब हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत होपलेसनेस फ़ील होती है। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमसे पूछो ना कि क्या फ़ील हो रहा है इसको देखकर, ये सारी जो डिस्कशंस हो रही है, आपको एक होपलेसनेस फ़ील होती है। होपलेसनेस नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है। आप अपनी जानते में जितना कोशिश कर सकते हैं, आपको वो करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू नो कि ये बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और उसके नतीजे में उनके साथ हो क्या रहा है। वी रियली नीड टू फाइंड दैट आउट। और तज़ीन, लेकिन इसमें फिर वही बात है कि अब जैसे कि इवन एडोलसेंस में भी ऐसा ही हुआ था कि वो उसका जो पुलिस ऑफिसर था उसका बेटा बता रहा होता है, और लेकिन इनिशियली वो उसको ऐसे ही कर रहा था कि मतलब कि मैं क्या मतलब इमोजी के बारे में बता रहे हो तुम मुझे, मतलब मैं इमोजी मतलब ना दैट्स वो सेंस ये बन रही थी उसकी कि शायद ऐसा ही हो कि मतलब कि एक इमोजी को मैं भी ये सोचूं कि मैं एक इमोजी को इतना सीरियसली लूं, रेड पिल का इमोजी है तो अब मैं उसके बारे में सोचूं। अब द थिंग इज कि इसमें मुझे 2 लेयर्स नज़र आ रही हैं, जो अभी जो आप जनरेशन की भी बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स की जनरेशन है। एक तो ड्यू एम्पैथी बनती है, हर किसी की बनती है कि कंसिडरिंग कि हाँ, उनको भी बहुत सारी चीज़ों के लिए एक रेडीनेस नहीं थी, और हाँ, फिर दूसरा उसकी जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है कि फिर जब आप पेरेंट्स बन गए, फिर जब दुनिया बहुत आगे निकल गई और सारा कुछ है, अब अगर हम लोग एम्पैथाइज़ भी करें और वो एम्पैथी भी पैरेलल में रखें, और फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट भी रखें। ये जो जेन ज़ी की लैंग्वेज है और जो दुनिया है, इसके बारे में तो फिर जेन ज़ी ही बताएगी। आपको क्या लगता है कि क्या रेजिस्टेंस है, और आपका अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग एडोलेसेंस, और फिर जिस तरह के ये वर्ड्स आए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स इसमें आइडिया हुआ कि अच्छा ओके, ये मुझे इमोजी का नहीं पता था कि इमोजी मेंट समथिंग, मतलब मुझे रेड पिल का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि अच्छा ये वो वाला अदर देन इमोजी जो कि एग्जिस्ट करता है, और वो बोलने में भी बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो इमोजी उसके लिए डेवलप तो हुआ नहीं है, वो किसी और चीज़ के लिए एग्जैक्टली। यूज़ इसलिए हो रहा तो होता अब ये दिस वाज समथिंग लाइक बहुत मैं उसमें वो थी कि अच्छा ये भी है, ये मुझे नहीं पता था। ये सब बताएँगे तो आपको, आप जेन ज़ी ही बताएगी कि भई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैनोस्फेयर ये है, फेमिनिज़्म की अब ये है, टॉक्सिक अल्फा ये है, सिग्मा बॉय का मतलब ये है। ये सब कुछ अब वही बताएँगे। क्या पेरेंट्स टीनेजर्स के रेडी हैं अपने बच्चों से सीखने के लिए उनकी दुनिया के बारे में, या आपको लगता है कि रेजिस्टेंस है? एक बात बोलूँ, वो जो पुलिस ऑफिसर था ना, उसका जब बेटा उसके पास आता है, बेटा तो बेचारा इसलिए आता है कि वो अब्बा की वजह से वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है। तो तुम इनिशियल रेजिस्टेंस थी ना जो उसकी, दैट रेजिस्टेंस वाज़ हिम बीइंग हिज फादर।
अगर वो इस केस को नहीं चला देख रहा होता, उसको मोटिव नहीं मालूम करना होता, तो वो अपने बेटे को उसी तरह से डिसमिस कर देता और उसको कहता क्लास में जाओ। दिस वाज़ बियॉन्ड हिज पेरेंटहुड ना, उसको इस वक़्त पेरेंटिंग नहीं करनी थी, उसको इस वक़्त केस सॉल्व करना था। दैट इज़ व्हाई ही केम बैक और एंड आस्क्ड मी बताओ। तो यही मसला है कि हम जो पेरेंट्स हैं ना, अगर हमें कोई अल्टीरियर काम नहीं करना, हम नहीं सुनेंगे। वो उसने पहले उसको डिसमिस ही कर दिया था, उसने फिर जब लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि नहीं ये केस में मेरी दादा पहुँचाएगा तो नहीं, अच्छा बताओ, बताओ क्या है? नहीं, नहीं सुन रहा हूँ, बोलो, बोलो। तो ये एक डिसमिसल तो है पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है? अब उसके अगेन बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसमें अगर हम टू नेम अ फ्यू अगर हम ये करना चाहें, तो एक तो ये है कि हम जिस मटीरियलिस्टिक कैपिटलिस्टिक दुनिया की हुसूल में लगे हुए हैं, जो दौड़ में लगे हुए हैं कि पैसे पे पैसे कमाने हैं, अब्बा हज़रात को और ख़वातीन को जो है वो घर की एक ऐसी पिक्चर दे के पकड़ा दी गई है कि तुम्हें घर ऐसा रखना है और जो इसमें भी अगर आप देखें तो उनकी अम्मा जो है वो कुछ भी महसूस कर रही है लेकिन वो बिल्कुल फिर हँसना शुरू कर देती हैं। मतलब काफ़ी कॉमिक हद तक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत डम्ब इंसान है। इनको कोई इमोशन फ़ील नहीं हो रहा है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल। जो आखिर में भी वो बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल लास्ट सीन में भी जो वो रोती है, तो फिर वो अपने आप को ठीक-ठाक करके फिर वो आगे अंदर चली जाती है। सो माएँ जो हैं वो उनको इस काम पर लगाया हुआ है कि तुम्हें फेस कीपिंग करनी है, तुमको जो है वो घर ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरख़्वान ऐसा दस्तरख़्वान पे इतने लवाज़मात होने चाहिए, तुम्हारे घर की इस तरह से सफाई होनी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स इन लॉ जो हैं वो इस तरह से तुमने मैनेज करने हैं, तुम्हारे अदर रिलेशनशिप्स तुम्हें यूँ मैनेज करने हैं। तो बोथ ऑफ देम आर लाइक फोकस्ड ऑन थिंग्स दैट are things that don't mean anything and no one is ready to focus on the child जो इंसान है जिसको आपने पैदा किया अपनी फुल मर्जी के साथ पैदा किया है मतलब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे आपका फोकस बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ों के ऊपर है जब तक हम अपने फोकस को रिकैलिब्रेट नहीं करेंगे ना कि हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है तब तक हम तैयार नहीं होंगे और हम तैयार इसी लिए नहीं है तज़ीन, क्या बच्चों के बारे में सोचने के लिए ज़रूरी है कि ये मैनोस्फेयर का वर्ड पता होना कि मैनोस्फेयर क्या है, सिग्मा बॉय क्या है, अल्फ़ा मेल क्या है, एंड्रयू रेड क्या बातें कर रहा है, इनसेल कल्चर क्या है, 80-20 और ये रेड पिल ये सारा कुछ। क्या ये पता करना, ये वर्ड्स पता करना ये ज़रूरी हैं? और क्या एडोलेसेंस देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगा कि आपकी टर्मिनोलॉजीज़ आपने नहीं सीखी हैं या आपकी वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा हुआ? और क्या ये वाक़ई में ज़रूरी है? कि अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने में क्या ये ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है या इसको सीखे बगैर भी कनेक्शन बनाया जा सकता है? इस ज़बान को सीखने से पहले एक चीज़ हमें खुद भी करनी पड़ेगी हमें खुद पहले मसले है कि हमने खुद अपनी कौन सी तरबियत की हुई है हमें खुद अपने जो तिबले हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा क्योंकि ज़बान सीखने के बाद अगर आपको एंड्यूटेट अच्छा लगना शुरू हो गया तो फिर आप तो गई थी भैंस पानी पे कोई फ़ायदा फिर तो कोई कोई नहीं फ़ायदा होगा। नहीं हुआ कि तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये ना सिर्फ़ ये कि इनकी ज़बान क्या है, वो जो जो लोग इन पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, वो किस दौर के लोग हैं, वो उनके अंदर वो सही और गलत को कैसे मिक्स कर रहे हैं। आपको वो सब कुछ भी सीखना समझना पड़ेगा एंड 100% आपको इस ज़बान को समझने की बहुत शदीद ज़रूरत है। क्योंकि एक बहुत आसानी से हम ये कह देते हैं ना कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा डिलूज़नल बात कोई पेरेंट कर नहीं सकता कि नहीं हमारा मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं है, डेफ़िनिटली डिलूलू है वो लोग सब। सो ऐसा हो नहीं सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड येस अ, इधर-उधर जिस तरह की बातें यूँ हो रही होती हैं, जैसे तुमने भी ज़िक्र किया था अपने पॉडकास्ट में इंसेल के बारे में, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था बट मेरे लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ उस एडोलेसेंस से जो है उसमें एक आपकी एक जो इंट्रिग बढ़ती है ना कि आप इसके बारे में ज़्यादा मालूम करें। ऑफ़ कोर्स हम डिफरेंट और चीज़ों की वजह से एंड्रयू टेट या सर्टेन ऑल इन्फ्लुएंसर्स जो हमारे अपने मुल्क में भी हैं, उनको हम देखते सुनते रहते हैं, उसके जो असर हो रहे हैं उनको भी देख रहे होते हैं। लेकिन दीज़ टर्मिनोलॉजीज़ दे आर समथिंग न्यू। और ये इस तरह से सुन रहे हैं जैसे कि मेरे पास जो 80-20 वाला जो एक है रेशियो जो एक बताया जाता है मुझे इसके लिए एक रेशियो एग्जिस्ट करता है ये नहीं पता था ये तो पता था कि लोग ऐसा कहते हैं इफ़ आई वुड लाइक टू एलैबोरेट ऑन दिस कि ये तो डेफिनेटली पता था कि लड़के ये कहते हैं कि सारी लड़कियां जो हैं वो अमीर लड़कों पे और फलां लड़कों पे और चिलां लड़कों पर मरती हैं एक ये था लेकिन उन्होंने बाकायदा उसको क्वांटिफ़ाई कर दिया उसको। क्वान्टिफाई कर दिया कि 80% लड़कियां जो है वो सिर्फ 20% लड़कों को पसंद करती हैं तो ये एक बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है बेचारे लड़कों के साथ
मुझे ये चीज़ जो है ना, ये एक पहली चीज़ थी जो कि मुझे समझ में आई। इंसेल और सिग्मास जो हैं, जो कि अपने आप को क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी सेलिब्रेशन। इनवॉलंटरी सेलिबेसी में वो हैं, हुँ, कि बेसिकली वो अब वो सेलिब्रेट हैं, उनको अब लड़कियों से कोई लेना-देना नहीं है, हुँ, बिकॉज़ ऑफ सर्टेन रीज़न्स, या वो सिग्मा मेल हैं और दे आर इनफ फॉर देमसेल्व्स, अब उनको कोई लड़कियों-वड़कियों की ज़रूरत नहीं है और वो जिम जाएँगे, और वो बेसिकली जो रेड पिल खा ली है उन्होंने, हुँ, वो रेड पिल खा के जो है वो मैचो मैन बन चुके हैं, और वो बस ही डज़ नॉट की और वो सिर्फ़ ये नहीं कि आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स, वो मेरे पैर की जूती वाले लेवल पर है। इट्स नॉट लाइक कि उनको लड़कियों से कोई लेना-देना नहीं है। दे विल हैव रिलेशनशिप्स एंड ऑल, मगर वहाँ पर वो उनको जूती की नोक पर रखा करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। हुँ, सही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से मतलब एग्ज़िस्ट कर रही हैं। अब ऑफ कोर्स डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, हुँ। उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? हुँ। इफ यू कैन टेल मी समथिंग अबाउट पैनोस्फेयर, मतलब ये सो क्या है? मेनोस्फेयर बेसिकली अगर आप यही कर लें कि एक ऑनलाइन कल्ट है, एक ऑनलाइन स्पेस बन गई है कि जहाँ पर फेमिनिज्म और औरतों से रिलेटेड जो सारी बातें हैं, हुँ, एक सर्टेन टॉक्सिसिटी के साथ हो रही होती हैं कि जहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि मिसैंड्री क्या होती है। हुँ, ये मिसैंड्री का वर्ड और ये जो मैन राइट्स एक्टिविस्ट बनना शुरू हो गए हैं कि भाई ये हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जो मर्दों का लोनलीनेस एपिडेमिक हो गया है, कि ये फेमिनिज्म की वजह से हो रहा है, ये वो वुमेन राइट्स के बारे में जो बातें हो रही हैं, दे आर टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम मी, ये सारा सोशल फैब्रिक हमारा खराब कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वुमेन हेटिंग प्रेजुडिस्ड माइंडसेट जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। तो मुझे जब ये एक्सप्लेन कर रही हो ना, तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वो ज़ायनिस्ट लॉबी टाइप के लोगों की बात नहीं कर रही है वो। एंटी-सेमेटिक एंटी बात सेमेटिक कर बोल दिया दिया आपने। तुमने, वो मर्दों के खिलाफ ऐसे बोला, दौड़े, तो ये बिल्कुल, काफ़ी उसमें मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये ऐसे ही है। उसके जैसे ही, तो दुनिया इस तरह से नहीं होती है, अल्लाह ने इस तरह से बनाई नहीं है, तो ये हो नहीं सकता कि ये ऐसे आप इसको चला सकें। कल बड़ी अच्छी बात की जब टीम मीट हो रही थी, तो उसमें जैसे मिसोजिनी और मिसैंड्री की बात थी, तो उसने कहा कि मिसैंड्री annoys men एंड मिसोजिनी किल्स women, बिल्कुल, जो कि हमने इसमें भी देखा ना, कि बिल्कुल, उसने अगर ऐसा है। अगर हम उस लड़की के उस इमोजीज को हम मिसैंड्री हुँ, क्लासिफाई करते हैं, हुँ, इट अनॉयड द बॉय, हुँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बट हिज मिसोजिनी किल्ड द गर्ल। एब्सोल्युटली। आपने एक बहुत वैलिड रिएक्शन को एक नाम दे दिया कि ये आप ये नहीं कह सकते, और नॉट ऑल मेन वाली भी है। ये भी इतनी ज़्यादा फिट होती है ना सिचुएशन के अंदर, जो मैं पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि मैं ये बोलूँ इस टाइम पे, नॉट ऑल ज्यूज़, एंड दिस इज़ ट्रू, नॉट ऑल ज्यूज़ आर ऑप्रेसर्स। हुँ, सारे ज्यूज़ थोड़ी हुँ, जो हैं हुँ, वो शिद्दत पसंद हैं या हुँ, एक्सट्रीमिस्ट हैं या वो हाँ, चाहते हाँ, हैं कि एथनिक हाँ, क्लेंजिंग हो। हुँ, तो ज्यूज़ तो एक्चुअली खुद बड़े अगेंस्ट है कुछ-कुछ, ठीक है? कुछ हाँ, लेकिन अगर मैं इस टाइम पे ये बोलूँ नॉट ऑल ज्यूज़, हुँ, डज़ इट मेक एनी सेंस? इट दुनिया में क्या हो रहा है? और मैं भी पीछे पड़ जाऊँ कि नहीं, दुनिया में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उतनी ही लेवल की और उतनी ही इक्वल अटेंशन इस बात को भी मिलनी चाहिए कि नॉट ऑल ज्यूज़, सारे यहूदी बुरे नहीं होते। भाई हू केयर्स राइट नाउ? नोबडी केयर्स। एंड ये इस वक़्त उन्होंने का पूरी एथनिक क्लींजिंग कर दी, खत्म कर दिया फ़लस्तीन को, और आप कह रही हैं नो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतनी सारी जानें जाएँ, हुँ, इतना एथनिक क्लेंजिंग हो, हम एक जेनोसाइड को होता हुआ अपनी आँखों के सामने से देखेंगे, वो सब कुछ आपको लग रहा है कि आप उसके पैरेलल में कोई चीज़ लाके खड़ी कर सकते हैं, और वो भी उन लोगों के लिए जो लोग वो कॉज़ कर रहे हैं कि मेरे नहीं, 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 ठीक है, हाँ, ये सब है, ठीक है, हो गया, बट नॉट ऑल ज्यूज़। हुँ, ये बिल्कुल वही बात है, मैं बोलूँ नॉट ऑल स्नेक्स, ठीक है? तो हुँ। अब आप एक काम करें, जब भी आपको ज़िंदगी में साँप नज़र आए, उसको जाके प्यार करें, उसको पकड़े, तो सारे हो उड़े सकता है वो जाते हैं। पॉइज़नस ना हो। ना हो ना सकता हो, नहीं काटेगा भाई वो, ये क्या बात है, अब स्नेक्स को सबको लेके पता नहीं कौन-सा वो बताया, इतने प्यारे होते हैं, कुछ तो इतने फ्रेंडली होते हैं, है। वो डिफरेंट। तो आते हैं आपके साथ, आपसे गले मिलना चाहते हैं, हाँ, हाँ, तो आप तो डरते क्यों हैं फिर आप स्नेक से हाँ, ना? नॉट ऑल स्नेक्स भाई। हाँ। अब मैं यहाँ पे ये सोच रही थी, अभी हम सारे इनका भी ज़िक्र कर रहे थे कि अगर हम लिस्ट डाउन करें टर्मिनोलॉजीज़ के, कुछ जो टर्मिनोलॉजी अभी फेमस भी हैं, और मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को भी ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड एपिसोड भी बनाएँगे, और मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप इस लिस्ट को कंटिन्यू रखें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि हमें भी पता चले कि और क्या-क्या वर्ड्स हैं। एंड ऑल्सो इफ यू हैव सम सजेशंस कि कौन-कौन सी और चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। सो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम मैनोस्फेयर, हुँ, अल्फा मेल, हुँ, रेड पिल, देयर इज़ ऑल्सो अ ब्लू पिल, हुँ, ब्लैक हुँ। पिल मैजिक टाइप की भी कुछ चीज़ है। अच्छा। व्हाट एल्स? फेमिनिज़्म के ऊपर बात होती है, मिसएंड्री होती है,
इंसेल है, 80-20 है। दिस इज समथिंग उसकी हमें भी अब इस पे डाइव करना पड़ेगा बिल्कुल उस पे एंड पे तो ताकि हमें पता चले। एनीवन हू वुड लाइक टू ऐड टू द लिस्ट, ऑल्सो हमारी नॉलेज भी इस पे बढ़ेगी और हम इसके ऊपर जो है वो फर्दर डिटेल्ड और भी वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। तज़ीन, एक और चीज़ जो है वो द क्रिटिसिज्म जो कि बहुत ज़्यादा जेनजीज के तरफ आता है। हम्म, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्या अगर हमने यहाँ पर अभी तक बात की है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमने पेरेंट्स के साथ एक सर्टेन जो है वो, हाँ ठीक है, सब लाइक सर्कमस्टेंशियल भी था, उनके साथ भी कुछ खास अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, एंड देन हमने उनकी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कि उनको लेनी पड़ेगी। हम्म। अब जेनजी की तरफ एक क्रिटिसिज्म आता है। हाउ डू यू फील अबाउट कि जब कोई कहता है कि ये जनरेशन, एक सेंटेंसेस नहीं स्टार्ट होते, दिस जनरेशन विल नेवर अंडरस्टैंड फैमिली वैल्यूज, दिस जनरेशन इज जस्ट सो अनग्रेटफुल, ये दिस नस्ल ही जनरेशन। बर्बाद हो गई है। मुझे अच्छा, फॉर सम रीजन मैं बोल इसलिए रही हूँ, मुझे हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि जब भी मैं ये सेंटेंस पढ़ती हूँ ना, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, जब मैं उसको पढ़ती दिस जनरेशन और मुझे बुरा लगता है कि क्यों क्यों हर हमारे क्या फर्ज है कि हम हर जनरेशन के पीछे पड़ जाएंगे कि ये जनरेशन का ही हाँ। मसला और है। ये शायद सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि आई टर्न 30 और मैं अपने आप को थोड़ा बहुत देख रही हूँ ये होते हुए कि अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम दिस जनरेशन डज नॉट नो दिस जनरेशन आ रहे कि इसे, तो वो मुझ में भी थोड़ा कॉशियस हूँ कि नहीं, आई डोंट वांट टू बिकम दैट। हाँ। So how do you feel about the criticism that is usually thrown towards Gen Zs? देखो एक तो ये जो दिस जनरेशन वाला ये तो चले ही चला जा रहा है, ये कोई आज का नहीं है। अब जैसे ऐसी बड़े मज़े की थी कि वो हाँ किसी की लव मैरिज हुई थी तो कोई खातून बैठी हुई कही थी हमारे ज़मानों में ऐसा नहीं होता, तो पता चलता उनके अम्मा अब्बा की लव मैरिज हुई थी। वाह, सो हर ज़माने में कुछ ना कुछ चलता चल रहा आया है। है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता है। और ये बात वही है कि आसान है, कंफर्टेबल स्टेटमेंट है ना कि दिस जनरेशन इज़ लाइक दिस, ये नस्ल ही पूरी की पूरी हुँ, बर्बाद हो गई, ये तो ऐसे हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, ये अच्छा। आसान है बोलना ना, तो हम भट फट से इसको बोल देते हैं। आज अच्छा मसला ये है कि हम जो ये फ़ोन की तबाही और इन सब चीज़ों की जो सोशल मीडिया की तबाहियात तबाहियों के बारे में बात करते हैं, तो हम समझ हमारा अगेन फ़ोकस जो है वो उनके ऊपर यूँ लेंस लगा हुआ है, थोड़ा-सा इधर नहीं आ रहा, वो हमारे ऊपर भी हो रहा है। हुँ, हमारे भी अटेंशन स्पैन्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं। हमें भी जो है वो इमोशंस डिफरेंट तरह से उमड़-उमड़ के आ रहे हैं, मेन एंड वुमेन बोथ। हमें हमारे ऊपर भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो रील स्क्रॉल करने का जो ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो रहा है, वो बच्चे पे भी हो रहा है, आप पे भी हो रहा है। हुँ, आपके ऊपर शायद वो इफ़ेक्ट थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि आपकी एक उम्र गुज़र चुकी है, आपने दूसरी तरह की दुनिया देखी है। आपने वो दौर देखा है कि जब जो है वो 5 बजे से 6 बजे तक कार्टून आता था, या आपने वो दौर देखा है कि आपका लिमिटेड टाइम था जिसके अंदर आप कुछ देख सकते थे, कर सकते थे। हुँ, तो आप इन बेचारों ने नहीं देखा है। दे हैव बीन बोर्न इनटू दिस सोशल मीडिया, दिस रील कल्चर एंड एवरीथिंग, जहाँ पे हर दूसरे दिन जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन जो है एक नई मीम आई हुई है। तो वो बेचारे इसके अंदर पैदा हुए। सो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ हम अगर इसको क्वांटिफ़ाई करना चाहें 80-20 तो 80% है इसका असर, हुँ, कि इसकी वज़ह से उनके ज़हनों पर असर हो रहा है। अच्छा, इसी वज़ह से एक और चीज़ हो रही है कि दे आर गेटिंग इनटू सर्टेन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एज़ वेल। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, पहले भी थे ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़, लेकिन अब जो है ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ कोर्स द एक्सपोज़र ऑफ टू सर्टेन थिंग्स, कि जिसमें आप पहले आप कभी कहीं बाहर निकल कर जाएँगे तो आपको किसी के पास बड़ी गाड़ी नज़र आएगी एंड देन यू वुड बी, आपको कुछ महसूस होगा, हो सकता है महसूस ना भी हो। अभी आप बैठे हुए 10 रील्स आपने देख ली कि वो गाड़ी है उसमें से यूँ उतरते हैं और ये करते हैं। तो वो बच्चा जो है उसके तो ज़हन पे उस इन चीज़ों का असर हो रहा है ना। तो अब ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट उसमें फ़ीली स्टेट में जा रहा है, उसको सर्टेन इमोशंस फ़ील हो रहे हैं। हुँ, एक ये तो है ही। दूसरा ये कि हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। हुँ, हम भी यही कह देते हैं कि हाँ, तो ये आजकल तो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, इनको तो सारी एंग्ज़ायटियाँ और डिप्रेशन इन्हीं लोग को हो रही हैं। हुँ, हो आपको भी रही हैं, हुँ, होती आपको भी थी और अब आपको भी होना शुरू हो गई हैं, हुँ, लेकिन आप उसको मास्क कर रहे हैं। और हुँ, बच्चा बेचारा जो है उसकी गलती ये हो गई कि उसके पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक्सप्रेस करने के लिए, हुँ, कि वो बता सकते हैं आई एम फीलिंग एंग्ज़ियस, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम दिस, आई एम दैट। तो आप जो हैं वो बजाय इसके कि ये कहें कि नहीं ये वाक़ई कोई मसला है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इसके कॉज़ देखें, इसके सिम्पटम्स देखें, इसके
सॉल्यूशंस देखें। आप कहते हैं कि बस तुमने ज़्यादा सोई, कुछ ये डिप्रेशन कुछ नहीं होता, जाओ जाकर नमाज़ पढ़ लो, ये नहीं होता, जाओ वज़ू से रहा करो। सो आप इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे ये मसले शायद सॉल्व ना हो। ज़ैनब, आई कांट से कि सब करने से मसले सॉल्व हो जाएँगे, क्योंकि दुनिया है ना, दुनिया में इश्यूज़ तो रहेंगे ना, परेशानियाँ रहेंगी, इम्तिहान रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप अपना कोई काम तो कर रहे होंगे ना, आप अपना हाथ यूँ झाड़ नहीं सकते कि नहीं, ये तो बच्चे ही बेकार हो गए हैं, ये अच्छा नहीं है। तो जी मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी मेरे ज़हन में जब आप ये कह रही थी अभी। अच्छा एक चीज़ जो थी मेरे ज़हन में बहुत सारे अभी जो करंट यूथ मेंटोर्स कह लूँ मैं, यानी वो लोग जो इस टाइम पे यूथ को इस्लाम और जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, वो भी यानी मिलेनियल्स ही हैं मोस्ट लाइकली, ठीक है? और फिर मैं ये जब आप कहेंगी ओननेस ऑन द जनरेशन तो वो यही है ना कि और टीचर्स भी सारे वही हैं। और वो सारे फिर इवन जो बड़े बड़े बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं जो बड़े आपको सिखाते हैं कि आप बिजनेस करें, यूनिवर्सिटियों से निकलें और सारा कुछ है, तो वो सारे लोग भी अगेन वही सारी मिसोजिनिस्टिक बातें करते हैं सब कुछ। मैं ही सोच रही हूँ कि वाइल दैट्स ट्रू के और उसमें कोई शक नहीं है, यानी हम लोग जो डेंजर्स ऑफ द इंटरनेट है मैं उसको तो मतलब मैं नहीं निकाल रही कि इंटरनेट के आने से और ये मैनोस्फेयर के होने से और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेफिनेटली इट हैड्स द चैलेंजेस, लेकिन जब हम लोग टीवी नहीं देख रहे थे या हम लोगों का एक्सपोजर नहीं था, हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, तो हम लोग अपने इर्द-गिर्द ये सारी टॉक्सिसिटी देख रहे थे। यानी अगर अगर मैं ये देखूँ कि मेरे ज़हन में एक फ्रेंड थी और वो बता रही थी और मुझे ना अक्सर होता था कि ऐसा भी होता था कि हम लोग दोस्तों के घर जाके बैठ के टीवी देख रहे होते थे कि सब इकट्ठे हुए हैं, वो वीसीआर में कैसेट लगाई है, कोई डिज़्नी की कोई उस टाइम पे आ रही होती थी, तो वो हम लोग बैठ के देख रहे हैं। और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते थे क्योंकि हम लोग बाहर भी खेलते थे, ज़रा ज़्यादा कल्चर था बाहर खेलने का, लोगों के रैंडम लोगों के घरों में भी कभी चले गए, बिलाउज में रूह अफ़ज़ा पी किसी के घर में बैठ के, तो दिस यूज्ड टू हैपन और वहाँ पर आप डायनामिक्स भी देखते थे। हर सो घर के आई रिमेंबर देयर वाज़ अ फैमिली जो कि बड़ी ना नोटोरियस सी थी और ज़रा बिल्डिंग में लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। अब पता नहीं कहाँ से क्यों आया मेरे ज़हन में ये इमेज, तो मैं गई और एक्चुअली में प्रॉब्लम पता क्या था उस फैमिली के साथ कि उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की लव मैरिज हुई हुई थी एंड लाइक दे वर वेरी लाइक पीडीए होता था उनका, लाइक अब पीडीए में बेचारों का क्या होता था, प्यार करते थे एक दूसरे से, तो नजर आता था कि वो प्यार करते एक दूसरे से, तमीज से बात करते थे, प्यार से बात तमीज़ से बात करते थे, दैट वाज़ देयर पीडीए। ये उनका पीडीए था कि मतलब प्यार से बात करते थे। आई थिंक दोनों ने कोई निकनेम्स रखे हुए थे एक दूसरे के, तो वो पब्लिकली भी उन्हीं निकनेम से ही बुलाते थे और ये आई थिंक आई वाज ऐसे लोग थे, तो बुरे लोग। मैं आई थिंक 4-5 में होंगी, तब से मैं तब की बात है, मुझे कि याद है, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू जस्ट स्टेट बच्चों बच्चों को को इनसे क्या दूर रखो। बेहूदगी फैला रहे हैं यहाँ पे ना कि मियाँ बीवी कैसे प्यार कर सकते हैं एक दूसरे से, माशरा खराब कर रहे हैं ये लोग। एंड मतलब मैं ये देख रही हूँ कि मैं आई वाज एक्सपोज्ड टू दिस एंड देन देयर वाज आल्सो अ वेरी एक इस तरह की फैमिली थी कि जिसके अंदर बड़े जो जो अब्बा थे वो बड़े अब्यूजिव थे, उनकी चीखने की आवाज़ें आती थी बाहर एंड एवरीबडी यूज्ड टू नो। और ये उस वक्त की बात है जब हम लोग उन वाले अपार्टमेंट रहते थे, फिर तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे घर, वहाँ से हमने शिफ्ट कर लिया था। एंड दिस इज लाइक अ वेरी एजुकेटेड सोसाइटी, अ वेरी लाइक अ कराची की बड़ी बड़ी एक एवरेज कराची मिडिल क्लास सोसाइटी ऑन अ वेरी गुड एरिया, पढ़े लिखे लोग सारे इस तरह का। और ये सब कुछ वहाँ पे ये सारे बच्चे जब ग्रोइंग अप ये सब कुछ देख रहे थे और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज हो रहा था। एक एक जो चीज़ ट्रांसलेट हुई है वो बस ये हुई है कि अब वही वही बातें आपको पॉडकास्ट की शक्ल में सुनने को मिल रही हैं कि जैसे कि पहले सुनने को शायद ओरली वर्बली सुन लिया जाता था कि औरतों की कमाइयों में बरकत नहीं होती, वो देखो कैसे वो जॉब करती है, वो देखो कैसे प्यार से बात करते हैं। अब वो सामने आ रही हैं, अब वो पॉडकास्ट में भी आपको आ रही हैं। जो मैं यूथ मेंटोर्स की बात कह रही थी तज़ीन, जो एक मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है चीज़ कि व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, व्हेन आई वाज़ 13-14, तब नुमान अली खान वाज़ अ वेरी बिग डील। और फिर बहुत अनफॉर्चुनेट था कि जिस तरह से नुमान अली खान के वो स्कैंडल्स भी हुए सारा कुछ, बट देन ही हैज़ कंटिन्यूड डूइंग हिज वर्क एंड आई स्टिल फॉलो हिम बिकॉज़ मुझे कुछ चीज़ों पे उनके पर्सपेक्टिव्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ऑल्सो कि मेरी लाइफ में जो नुमान अली खान उस टाइम पे व्हेन ही वाज़ बिकमिंग अ बिग डील, तो जो पर्सपेक्टिव मज़हब का, रिलिजन का, वो जिस लिबरेशन के साथ वो उस टाइम के टीनेजर्स को दे रहे थे, मेरी जनरेशन को दे रहे थे,
हमें वो सुनने में अच्छा लग रहा था। हुँ। हमें इससे पहले किसी ने बताया ही नहीं था कि रिलीजन का, मुझे ये लगता था कि रिलीजन का मतलब शायद ये है कि जब तक मैं किसी गारे हिरा टाइप की जगह पे जाके नहीं बैठ रही हूँ ना, तब तक तो मैं रिलीजियस हूँ ही नहीं। जब तक हुँ। मैं इस दुनिया से दुनिया की अपने सारी आप चीज़ें छोड़ को, के दैट वाज़ द कॉन्सेप्ट। व्हाइट चादर पहन के जाके पास में बिल्कुल, बैठ जाऊँ एक जब तक इत्र लगा के। बिल्कुल, स्कूल भी शायद जा रहे हैं तो हम बड़ा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम तो इस दुनिया में स्कूल जाने के लिए भी नहीं आए थे। मतलब लाइक ओमान अली खान आई एंड देन लाइक, और मैं उस दिन वैसे भी डिस्कस करी थी, अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके टाइम में पॉपुलर फिगर्स कौन है, पॉपुलर फिगर्स कौन है। और बड़ा ब्रीफ सा टाइम था वो, जो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी एक्सपोज़र हुआ नुमान अली खान के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, थोड़ी-सी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई। हुँ। और मैं अपने जनरेशन में एक, मुझे ऐसा लगता है कि बस एक झोंका सा आके निकल गया, और वो एक थोड़े से लोगों को वो इफ़ेक्ट कर गया, जो भी था शायद और भी कर जाता अगर हमारे यहाँ भी कोई पॉपुलर हो जाता। हुँ। अब मैं बिल्कुल करंट टाइम्स पे आती हूँ। The kind of muftis which are popular among boys, the kind of religious influencers, ठीक है? ये मुझे इतना अफ़सोस होता है क्योंकि मेरा अब इंटरैक्शन जेन ज़ी बॉयज़ से स्पेशली थोड़ा बढ़ गया है। और जिस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं, और मुझे इतना लिटरली इट ब्रेक्स माय हार्ट समटाइम्स कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में कोई बात नहीं है। वही सारी बातें हमने बेहश्ती ज़ेवर के बारे में पूरी एक एपिसोड हुँ। की थी, और किस हुँ। तरह की उसमें जो स्पेशली जो सोशल आर्गुमेंट है वो कितना डैमेजिंग है। हुँ। वही सारी बातें, मतलब आप वही बात कर रहे हैं कि मर्द सब कुछ करेगा, ठीक है? वेस्ट का जो भी एजेंडा है, अगर उसके औरत को 1% भी फ़ायदा होगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन खुद मैं हार्ली डेविडसन चलाऊँगा हुँ। और मैं वो फँसी हुई जैकेट पहनूँगा लेदर की, क्योंकि मुझे अलाउड है वेस्टर्न और मैं चीज़ें ये फ़ॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। सोचूँगा कि ट्रकर्स का जो गैंग होता है वो किस चीज़ को मुझे सब टाइगर्स लग होता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचूँगा कि जो बाइकर्स का गैंग होता है वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, ये किस कल्चर की रिप्रेज़ेंटेशन है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कूल नहीं लग रहा हूँ। मैं एक बहुत ही फ़िज़ूल चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, दिस कैन नॉट बी कंबाइंड विद इस्लाम। ये ये नहीं हो अल्फ़ा सकता। मेल है। ये वही अल्फ़ा मेल है जिसकी हमें अब मैं जब ये देखती हूँ कि ये यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। इफ नॉट एंड्रयू टेट दे, और मज़े की बात ये तो एंडोर्स करते हैं एंड्रयू टेट को। आई हैव वॉच्ड लाइक मल्टीपल वीडियोज़ जहाँ पे मैं पहले भी बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुकी हूँ, वो कहते हैं कि एंड्रयू टेट साहब भी तो वही बात करते हैं। ये हमारे बच्चे सुन रहे इस हैं। बात पे से हिंट्स निकल रहा है इन्ना लिखा राजू। मतलब आप क्या प्रोफ़ेस कर रहे हैं? देखो, ये स्कॉलर्स नहीं है, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिल्कुल। ठीक है? जो स्कॉलर कह भी रहे हैं, जो मुफ्ती भी कह रहे हैं अपने आप को, वो कंटेंट क्रिएटर हैं। इनके अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, इनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बाहर आकर ये बोलें कि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी आर नॉट स्कॉलर्स, ठीक है? ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। ज़रा हमारे पास कितना बड़ा डिलेमा आता है, हमारी जब कंटेंट मीटिंग होती है ना, वी आर आल्सो कंटेंट क्रिएटर्स, राइट? बिल्कुल। हमारी कंटेंट मीटिंग होती है, हमें सबसे बड़ा जो होता है कि जो चल रहा है उसी पे और बनाओ। हुँ, बिल्कुल। लेकिन हम वो नहीं बनाते हैं ना, हम नहीं चलते हैं, हुँ, हमें नहीं व्यूज़ उस पर इस तरह से बिल्कुल। आ रहे होते हैं। मतलब आई वांट टू वर्क ऑन ऑटिज़्म, हुँ, आई वांट टू मेक वीडियोज़ ऑन ऑटिज़्म, आई वांट टू क्रिएट अ रिसोर्स फॉर ऑटिज़्म। हुँ, नहीं चल रहा है वो। हुँ। नहीं आई बॉल है क्योंकि नीश है ना, नहीं चल बिल्कुल। रहा है, नहीं आ रही है उस पे आई बॉल, नहीं उसको उस हुँ, तरह से लोग परसीव कर रहे हैं। मैं बनाऊँगी। बिल्कुल। मैं अगर कोई बात हो रही है इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की या इस चीज़ों की और ये चीज़ें जो हैं इस पे इसको रोका जा रहा है, इसको नहीं इस पे नहीं आ रहे हैं आईबॉल्स, लेकिन मैं बनाऊँगी ज़ैनब बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ द राइट वे। आई डोंट वांट टू गेट इन द रेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट हुँ, जो कि फेमस हो, जिसको लोग ज़्यादा देखें। हुँ, मुझे अपनी बात करनी है हुँ, और मैं वो बात को करूँगी। आप किसी को अच्छी लग रही है, कोई उसकी आईबॉल्स आ रही हैं, नहीं आ रही, मुझे ये अपने कंधों पर ये बोझ महसूस होता है कि ये बातें बतानी हैं, तो मैं बताऊँगी। हुँ, वो ये नहीं सोच रहे हैं। हुँ, वो अपने हर कंटेंट के अंदर वो रंग डाल रहे हैं, जो उनको लग रहा है ये इस बात को पॉपुलर कर देगा। बिल्कुल। ये नियत में मैं ठीक है, नियत पे शक नहीं करना चाहिए। तुमने उसको भी कहा कि उनकी नियत डेफ़िनिटली इस्लाम से रिलेटेड ही है, ठीक है, मैं नहीं करती उनकी नियत पे हुँ, शक। लेकिन ये बहुत फंडामेंटल्स के अंदर ना ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? आप हुँ, कैसे किसी भी औरत को गाली दे सकते हैं जब वो हदीस कोट कर रही है? आपको नहीं समझ में आ रही है, आप अपना आपसे डिसएग्री करिए, आप लड़िए, झगड़िए, आप आइए, आप उनसे बात करिए। आप उस औरत को गंदी गाली कैसे दे सकते हैं? हुँ,
और आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके लीडर हैं, थॉट लीडर हैं, वो कैसे एंडोर्स कर सकते हैं उस गाली को? तज़ीन दिस इज़ सो स्पॉट ऑन क्योंकि जो ठीक है ये लोग कह रहे हैं भाई अब लोग हमारी बातों से क्या परसीव करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक सर्टेन लिबर्टी है जो आप लोगों को देते हैं जब आप उनको मतलब ये तैयार करना इसी को ही कहते हैं ना, आप वो माइंडसेट आप तैयार करें। आप हमने जब से पाकिस्तान बना है, इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक स्टेट इस्लाम के नाम पे आपने बनाई है, तब से इस्लाम इस्तेमाल हुआ है हर चीज़ के लिए। आप पॉलिटिकल एजेंडास के लिए हो रहा है, वोट मांगने इस्लाम का नाम आप यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए आपने जो है वो अभी एक जो केपी के मुझे एग्जैक्टली उनका नाम है वो याद नहीं आ रहा। औरत की जगह या तो कोर में है या गोर में है, मतलब वही एग्जैक्टली वाला ना। हाँ तो बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? बेसिकली ये है कि औरत की जगह या तो घर में है या कब्र में है। बेसिकली वो जब पैदा होगी तो वो भी घर में ही होगी क्योंकि होम बर्थ्स होती हैं, वो घर में होगी। मैंने इसके रिप्लाई में ये बोला था, मैं कहा तो कब्र भी घर में ही बना दो ना उसकी यार। एक काम करें जैसी वो पैदा होती है तो खोद दें, ठीक है? वो वहीं से ऐसे ऐसे मतलब मैं लिटरली मुझे मैं कहा आप घर में ही बना दें ना। और एक्चुअली केपी में जो है वो बड़ा कॉमन भी है कि आपके अपने जो है वो बेसिकली खेत होते हैं तो वो घर हर एक फैमिली ग्रेवयार्ड टाइप का होता है। ये एक बड़ा एक कॉमन कल्चर भी है। तो मैं कह रही हूँ आप घर में उसी वक़्त खोद दें आप उसकी कब्र ना, मतलब अगर यही ये यानी उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है इसके अलावा कि कुछ वो है ही नहीं। तो इस्लाम को तो आपने भाई अपने हर मकसद के लिए हर चीज़ को आपने अपने वॉर नैरेटिव बनाया, आपने इस्लाम को इस्तेमाल किया। आपने जो है वो कोई पार्टी लॉन्च करनी है, आपने इस्लाम को यूज़ किया। आपको सड़क भी बनानी है, आप उसके लिए भी इस्लाम यूज़ कर लेंगे। हर चीज़ के लिए आपने इस्लाम को यूज़ किया। आपने औरतों को ऑप्रेस करने के लिए और आपने मर्दों को सर्टेन पता नहीं क्या कुछ महसूस करवाने के लिए भी आपने उनको एक सर्टेन पावर देने के लिए भी आपने जो है वो इस्लाम को यूज़ किया। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि इतने सालों से ये होता गया, होता गया, होता गया। अब जो जेन ज़ी बॉयज़ हैं, बॉयज़ इसलिए क्योंकि भाई सारे जो हैं वो मेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है? यूट्यूब पे भी एक एलीट कैप्चर है इनका, अपना जो मर्दों का अपना है, ठीक है? और वो लड़कियों को भी जो है वो इंक्लूड तो वो करते ही हैं, लेकिन वो बेसिकली वही इंटरनलाइज़ मिसोजिनी उनको सिखा रहे हैं, तो मैं उनको नहीं उसमें काउंट करेंगे। दूसरा फॉर मी जेन ज़ी बॉयज़ एंड जेन ज़ी गर्ल्स आर वेरी आर वो फर्दर मेरे लिए जेन ज़ी फर्दर डिवाइड हो जाती है। जेन ज़ी बॉयज़ बिल्कुल एक सेपरेट दिशा में जा रहे हैं और जेन ज़ी गर्ल्स का एक अलग क्या क्या डायरेक्शन। एवोल्यूशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा औरतों को जाता है हुँ। कि औरतें इवॉल्व हुई हैं। क्योंकि ऑप्रेस्ड थी तो हाथ-पाँव मारे उन्होंने चिल्लाया फेमिनिज़्म और ये सारा कुछ, ये वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन राइट्स के बारे में आज सारे सबके बड़े ओपिनियंस हैं। औरतों ने ही अपने मसाइल के बारे में बात की भाई, उन्होंने आपकी अटेंशन जैसे-तैसे करके ग्रैब की। तो जेन ज़ी गर्ल्स में हमें एक एवोल्यूशन नज़र आता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जब सना यूसुफ का मर्डर हुआ था और उसके ऊपर सबके ओपिनियंस निकल के आए, सबने अपना सारा कुछ किया तज़ीन, इनकी भी बात सब मैं मतलब मुझे समय पे मैं कहा तुम सबको देख लिया यार, मतलब दिल ही दुखता है। क्या इस्लामिक स्कॉलर क्या मतलब ऐसे नहीं है कंडेम नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा डेफ़िनेटली, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही अभी। एक आ रही हैं इतनी बड़ी फॉलोइंग वाले कि माँ लड़कियों के माँ-बाप के लिए बड़ी इसमें लेसन है कि वो देखें उनकी लड़कियाँ क्या कर रही हैं, ठीक है? वो विक्टिम ब्लेमिंग। देन देयर वाज़ अ जेन ज़ी गाय, किसी ने मुझे टैग किया हुँ। और एक यंग लड़का था, आई थिंक 15-16 साल का ही होगा वो। हुँ। और वो कह रहा है कि पहले तो आई डोंट नो कि सना यूसुफ की डेथ के बारे में क्या बोला, कंडेम किया कि नहीं बोला, जो स्टक हो गया था मुझे। हुँ। वो ये था कि कह रहे कि और ये सारे आ जाते हैं वुमेन कार्ड प्ले करने के लिए सारी औरतें, आप ज़रा तंदूर की लाइन में लगे ना, आपको पता लगे कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। एसी में बैठे रहते हैं, आपको घर से जो है वो तंदूर की घर का मर्द जाता है तंदूर की रोटियां लेने में। मैंने लिटरल नॉर्मली आई डोंट लीव कमेंट्स और सारा कुछ, मैंने कहा भाई मैंने कहा तुम कभी गए हो तंदूर की लाइन में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि तंदूर की लाइन इज हैज नेवर बीन अ जेन मसला। एक बड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए एक मसला आया था तंदूर की लाइन का कि जिसमें तंदूर बड़े कम हुआ करते थे, ठीक है? उसको ना चूल्हे में, इस कराची की हीट में चूल्हे के आगे 20 रोटियाँ पकाने के लिए कह दो, जो कि पका के दिखा दो तुम, फिर मैं जान जाऊँ। मतलब ये क्या स्टूपिड तज़ीम मुझे कंपैरिज़न है। अफ़सोस इस बात का हो रहा था कि ये इतनी पुरानी लाइन है, ठीक है? हाँ, इतना पुराना मतलब मैं ये कुछ कह रही हूँ नया ना भी नहीं आया इसके स्क्रिप्ट अंदर, भी हाँ, चेंज नहीं हुआ है। इससे आइडिया होता है कि अनफॉर्च्युनेटली जो जेन ज़ी बॉयज़ के पास जो मैसेजिंग आई है और जो उनके कोर बिलीव्स बने हैं,
उसमें लैंग्वेज भी उनकी नहीं है। यानी वो इस हद तक मतलब ऐसा होता है ना जैसे कि इनहेरिट मतलब क्या कहते हैं, कॉपी vocab और वो सब चीजें भी वही। कॉपी पेस्ट, वही प्रेजुडिस, वही अजीब सी बातें, हम्म, वही इलॉजिकल कंपैरिजंस। हम्म। मुझे लिटरली गुस्सा ज़्यादा अफसोस हो रहा था एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन माय डायलेमा। आपको क्या लगता है जेंजी गर्ल्स और जेंजी बॉयज़ का कोई फ़र्क महसूस होता है? देखो फर्क तो महसूस होता है इसमें, और मैं इनको दोनों ही को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, मतलब बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी दोनों ही कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। चूंकि इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स है और बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, एंड डेफिनेटली नेगेटिव जो है वो ज़्यादा पब्लिसाइज हो रहा है, वो ज़्यादा रिवॉर्ड हो रहा है, चाहे वो ब्रांड रिकग्निशन के हवाले से हो या किसी भी चीज़ की वजह से हो रहा है। तो वो चीज़ लड़कों में ज़्यादा है, लेकिन मुझे कुछ बच्चे जेनज़ी, अगर मैं जेनज़ी की बात करूँ, अर्ली जेनज़ी की अगर मैं बात करूँ, लेट जेनज़ी में शायद वो कम है, लेकिन अर्ली जेनज़ी की बात करूँ, तो उनके अंदर मैं फिर भी थोड़े कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखती हूँ। जैसे वो राइट्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, वुमेन राइट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। सो आई विल नॉट से कि ये सारे ही उसको सब्सक्राइब करें, देयर आर गुड किड्स एज़ वेल, कम है मगर। किसी तरह से लड़कियों के अंदर अगेन वही कि जब वो नैरेटिव जब बिल्ड किया जा रहा है और जो उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो वो वही अगेन वो पूरा वही हिस्टोरिकल जो होता है कि किस तरह से सब्सक्राइब करते हैं। तो बहुत सी लड़कियां भी उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब कर रही हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन जो कि एक तो वो जो मैंने कहा ना, इन बच्चों को देख के एक दुख होता है, उनको देख के फिर और ज़्यादा दुख होता है कि इन तुम्हारे पीयर्स में ही तो एक कॉन्वर्जेशन चल रही है ना, वाई आर यू नॉट कैचिंग ऑन टू इट। तो आपको एक तकलीफ उसकी होती है। तो वो बच्चियाँ भी हैं, और फिर वो बच्चियाँ डेफ़िनेटली जो तुमने कहा कि हू हैव इवॉल्व्ड सो मच, हू टॉक अबाउट थिंग्स, हू हैव ओपिनियंस, जो बात कर रही हैं, जो हालात को बेहतर करने के लिए के बारे में कोशिश कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन ऑल इन ऑल जो टोटल सोशल मीडिया का देखो, ये अगर रिवॉर्ड नहीं हो रहा होता ना, क्या क्योंकि एंड्रयू टेट की रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता ना उसको इस चीज़ का, वो इस पर नहीं करता। उसके मुस्लिम फॉलोअर्स थे, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर वो नाज़ेबा कपड़े पहन के कुरान लेकर बैठा हुआ है, उसने इस्लाम कबूल किया हुआ है। दे आर ऑल fueled by the rewards they get by the big enterprises, by the companies that fuel them. ये उसी को, ये उन्हीं चीज़ों को सब्सक्राइब करते हैं। इनको भी सारे जो है, ये जब तक ऐसे लोगों को सब्सक्राइब, आज कल एक नॉर्म बन जाएगी, तुमको फंडिंग तब मिलेगी। दे वर्क ऑन फंड्स, दे वर्क ऑन डोनेशंस, ठीक है। फंड्स कहने से लगता है शायद अमेरिका का फंड की बात कर रहे हैं जो कि हमें मिलता है हर वक्त। दे वर्क ऑन डोनेशंस, ठीक है, दे अर्न फ्रॉम देम, बिकॉज आई हैव सीन डोनेशन की कॉल्स, ठीक है। डोनेशन से वो काम करते हैं, तो उनको जिनसे मांगना है उनको अपीस करना होगा ना, उनकी उनकी आइडियोलॉजी को फीड करना होगा ना, और वो भी उसी आइडियोलॉजी को देगा जिसको लगेगा कि जो मेरे साथ मैच करती है। सो दैट इज़ दैट। और फिर ख़वातीन के अंदर भी जो है वो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं या लाइफस्टाइल सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनको भी कौन फ्यूल कर रहा है? यही फ्यूल कर रहा है। और हमें ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि हमको कौन कहाँ से बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है, और हम बने चले जा रहे हैं। मेरा सवाल देखो ज़ैनब, ये आता है कि हम इस सब को डिस्कस कर रहे हैं, इस इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत से लोग आके कमेंट में कहते हैं, हाँ, आपको तो बस यही पड़ी हुई है, पाकिस्तान में कितने मसाइल हैं। है ज़ैनब, मसला ये कि येस, मसाइल हैं, हम इसमें इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि आप इसमें इसमें पड़े हुए हैं। मतलब एक शख्स की ज़िंदगी का महवर सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स और जेंडर सेक्स रिलेटेड चीज़ें ही क्यों होती हैं? जब हम किसी टीम में काम कर रहे होते हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्टिव मीटिंग कर रहे हों या हम कोई गेम्स खेल रहे हों, गेम नाइट कर रहे हों, जो भी मैंने पहले बोला, जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, तो सर्टेन मिनट्स इन दैट मीटिंग you stop seeing people as male and female, you start seeing things according to the product you're working on. आपकी सारी बातें जो है उसी के बारे में होना शुरू हो जाती है ना, जब आप प्रोडक्टिव कुछ कर रहे होते हैं, आप कुछ बना रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, कोई चैरिटी ड्राइव कर रहे होते हैं, चैरिटी ड्राइव्स हो रही होती है, उसमें क्या आपको ये याद रहता है कि वो मुझे ऐसे देख रही है, वो मुझे ऐसे देख रहा है, इज दैट द महवर ऑफ दैट
लेकिन हमने अपने बच्चों को, अपने आप को, हमारा पूरा फ़ोकस ही इसी के ऊपर है क्योंकि बस कुछ अच्छा करने के लिए है नहीं। हमें रोडेट टूटी हुई है, हमें रोडें ठीक नहीं करनी है। हमारे जो सियासतदान ऐसे हैं, हमें वो ठीक नहीं करने। हमें कोई भी चैलेंजिंग काम नहीं करना है, आसान यही रहता है कि इसको दबा दो, इसको मार दो, इसको ये कर दो। औरतें ऐसी होती हैं, औरतों के पास तो काम नहीं होता क्योंकि वही दब रही हैं ना। ब्लेम शिफ्ट। उनके मुझे कुछ हायर लेवल का करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको ऊपर निकाल देता हूँ, उसको जूती की नोक पे रख लेता हूँ, उसको जूती मार देता हूँ, उसको ठुड्डी में मार देता हूँ, उसको कत्ल कर देता हूँ, उसको स्टैबिंग कर देता हूँ। ये तो बहुत क्लीन केस दिखाया था एडोलसेंस में। इसके बाद जो डिफरेंट वीडियोज़ आई हैं एंड वन ऑफ देम जो आई वो दैट वाज़ वेरी हैरोइंग कि ट्रायल पे लड़का बैठा हुआ है, वो भी ऐसे ही 13-14 साल का लड़का बैठा हुआ है और उसको सज़ा हो गई है और जिस लड़की को उसने मारा था, उसकी बहन जो है वो एक जार लेकर बैठती है और वो एक पेबल्स हैं, कॉइन्स या पेबल्स कुछ हैं उस वीडियो के अंदर और वो एक-एक करके जार डाल रही है 1, 2, 3, 4 113 टाइम्स स्टैब किया था उस लड़के ने उस लड़की को, उसकी बहन को। दिस ये हो रहा है। हुँ। क्या लड़की की वैलिडेशन अप्रूवल इतनी ज़रूरी है? क्या मैस्कुलिनिटी सिर्फ़ यही है कि आपको लड़की कैसे देखती है, कैसे पसंद करती है, हाँ करती है, ना करती है, आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तैयार होती है, आपके साथ सर्टेन रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार होती है? आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना और सेम गोज़ फॉर द गर्ल्स एज़ वेल। उनको भी हमने यही बनाया हुआ है कि उनके लिए भी शादी और मेल वैलिडेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि दैट इज़ एवरीथिंग फॉर हर। और फिर उसको जो है उसको क्योंकि वो भी कहीं एज से हट गई तो प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं करने लग जाएगी। वो कोई ऐसी बातें नहीं करने लग जाएगी, वो ग्रेटा थनबर्ग नहीं बन जाएगी कि वो सेल कर जाएगी फ़लस्तीनियों के लिए। एब्सोल्युटली। मैं ये सोच रही हूँ कि तज़ीन कि इवन जब हम लोग जैसे पैरेलल भी ड्रॉ करते हैं, एक तो ये साइड है कि इवन जो हमारे यहाँ की भी जो सारी जो मेल राइट्स एक्टिविस्ट है वो भी यही कहते हैं कि आपने मैस्कुलिनिटी को ही टॉक्सिक कर दिया है। हुँ, कि आप कहते हैं कि मैस्कुलिनिटी ही टॉक्सिक है, एवरीथिंग दैट अ मैन डज़ इज़ टॉक्सिक। हुँ, मैं मतलब मेरी एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है उन लोगों से कि कैन यू एटलीस्ट सी द साइड ऑफ मैस्कुलिनिटी? ठीक है? दूसरी बात ये है कि एक तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सर्व्स मेन, हुँ, उनसे ही डरते हैं, उन्हीं को ही फायदा है। हुँ। टॉक्सिक इट है कम्स ईज़ी सही एंड है। सर्व्स देम। एंड फिर जो हम पैरेलल में खवातीन की भी इंटरनलाइज मिसोजिनी है, हुँ, ठीक है? तो वो भी इनेबलर्स बन जाते हैं। बिल्कुल, दैट आल्सो सर्व्स मेन। सो बिल्कुल। वो उनका क्या एक फ़ायदा हुआ? उनका तो फिर भी कोई फायदा नहीं है एंड हेंस हियर कम्स माय प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड द रीजन कैसे कहते हैं आप औरतों को तो कुछ कहती नहीं, दिस इज व्हाई इट डज नॉट इवन बेनिफिट देम, इवन दैट टॉक्सिक बिहेवियर इज नॉट फॉर देयर ओन। उनका कोई सेक्सुअल प्लेजर आदमी का मतलब देखने का प्लेजर आदमी का, अगर वो घर पे बैठी हैं, खाना बना रही हैं, फ़ायदा आदमी का। हर जो चीज़ आपने एक औरत से करवाई और फिर आपने बोला कि खुद तो कुछ किया ही नहीं ना अपने लिए, आप भी तो औरतों की दुश्मन ही हैं। जब औरत के दुश्मन जो ये कहते हैं कि ये है, तो फ़ायदा तो औरत का दोनों औरतों में से किसी का भी नहीं है। हुँ, तो एवरीथिंग इवेंचुअली सर्व्स मेन। जो जेन ज़ी वाले उसमें भी मैं कह रही थी कि यही सारे लोग सिखाते गए सारी बातें, वही सेक्स ऑब्सेस्ड सोसाइटी बनाई, एक जिनसी माशरा आपने तैयार किया और उसके बाद करते-करते उसके जो हमें अब नज़र आ रहे हैं, वो ये नज़र आ रहे हैं जो हमने इस जिमी के केस में भी देखा, जो डॉल्सन्स के अंदर भी था। अनफॉर्च्युनेटली जो आई थिंक जो मेरा एक डायलेमा है वो ये है कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहती कि ये जेन ज़ी, स्पेशली अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ। जेन ज़ी गर्ल्स के ऊपर भी मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं डालना चाहती कि मैं ये बोलूँ कि इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये माशरा बदलें और इन इन ये वो बिट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के अंदर इतना पैट्रियार्कल ट्रॉमा ऑलरेडी है और वो इतना कुछ कर रहे हैं इवॉल्व होने के लिए कि इवन गेटिंग अ सिंपल एजुकेशन और अपने मतलब की डिग्री करना ही इज़ लाइक अ बिग विन फॉर देम कि शादी से पहले हमने पढ़ाई कर पढ़ाई ली। पूरी कर ली। तो मैं तो उनके ऊपर भी और ज़िम्मेदारी नहीं डालना चाहती। मैं इस टॉक्सिसिटी का रिस्पॉन्सिबल भी जेन ज़ी बॉयज़ को नहीं ठहराना चाहती क्योंकि उनको एक माशरा तैयार ही इस तरह से करके दिया गया। सो आई डोंट, सही बात। इट्स नॉट ऑन देम। हाउएवर द डायलेमा जो डायलेमा मेरा है, इसके अंदर एक सीन था और वो बहुत इट इट वो क्रीप्ड इन ना, मतलब वो सीन जो था ना, वो जो थेरेपी वाला सीन था और उसमें वो जो करके ऐसे करके डराता है उसको। हुँ, एंड ना मतलब इट डिड समथिंग टू मी कि मुझे अब 1-2 इंस्टेंसेस इस तरह के थे कि एक मोमेंट में आई वाज़ इन इन अ हीटेड सिचुएशन विद अ जेन ज़ी
और मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरे पास, इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग। एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज सॉर्ट ऑफ स्कैर्ड कि मैं तुमसे शायद 20 साल भी बड़ी हो सकती हूँ, आई डोंट नो, मैं तुमसे 10 साल तो बड़ी हुई हूँ। आई एम स्कैर्ड, आई एम एक्चुअली स्कैर्ड। उसकी वजह ये टॉलर देन मी, ठीक है, तो मसल्स भी पम्प्ड अप हैं। the way you are, you know, like जैसे तुम आर, आई वाज, यू नो, सॉर्ट ऑफ। सो अब मेरा जो डायलेमा ऐड हो गया है ना जेनजी बॉयज के साथ, मैं व्हेन आई लुक एट देम, व्हेन आई टॉक टू देम, बिकॉज ऑब्वियसली मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहती कि सारे ऐसे हैं। हाँ बच्चे हैं, बच्चे हैं ना, मतलब बात करते हैं मजा आता है, बच्चे हैं, इतनी अच्छी आइडियाज, ये चीजें मजा आता है एंगेज करने में। जो डायलेमा ऐड होता है मेरा वो ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली विद एवरीथिंग दैट प्रिवेल्ड और जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड हुआ, I as a woman also get scared, and now there's a point where मुझे होता है कि हाँ ठीक है, मैं I want to help you, I want to believe in you, I want to understand and empathize with you, however now I feel like I have to protect myself from you. So ये जो मेरा एक डायलेमा ऐड हुआ, स्पेशली जब हम ये देखते भाई ये मुझे मारी, मतलब मुझे ये खबर आ रही होगी कि 16 साल के लड़के ने 30 साल ज़ैनब को, मतलब आती है जहन में अनफॉर्चुनेटली कि नाउ आई हैव the same level of fear from every generation of men in this country. देखो ये शॉकिंग है हमारे माशरे के लिए, क्योंकि हमारे माशरे में हायरार्कीज भी रही हैं, हमारे माशरे में जो कंट्रोल पेरेंटिंग कह लो जो भी कह लो, हमारे माशरे में जब तक ये वाली चीज़ें प्रोफेस मेंबरों और मायकों से नहीं हो रही थी, तब तक एक वो ग्रेजुअल चीज़ें परसिस्ट करती थी। Everyone was not a victim or an abuser in that, according to that, हर कोई उसको सब्सक्राइब ऐसे नहीं करता था, तो ये इतना मुश्किल नहीं था। हमारे यहाँ भी क्रिमिनल्स यंग बच्चे होते थे, लेकिन इतने इंटेंस और इन जराइम के नहीं होते थे, चोरी चकारी के होते थे, इन सब चीज़ों के होते थे। लेकिन वेस्ट में स्पेसिफिकली यूके में तकरीबन 20 साल पहले भी यूथ के गैंग्स होते थे, ये 13-14 साल के बच्चों के गैंग, के जुवेनाइल होते हैं ना, इनकी सजाएं भी थोड़ी कम होती हैं। इनको इस्तेमाल किया जाता था ड्रग पेडलिंग के लिए, इनको इस्तेमाल किया जाता था स्नैचिंग के लिए। ये सारे ना, मतलब इनसे डरते थे, इनसे मर्द भी डरा करते थे कि अगर ये 3-4 नज़र आ गए, मोस्टली जो है वो पोलैंड वाले लोगों को कहा जाता था कि वो इस तरह से, अगेन एक मार्जिनलाइज्ड कौम है, मार्जिनलाइज्ड, उनकी पॉवर्टी में रहते हैं वो लोग, सब कुछ होता है। तो वो अगर वो ये 3-4 ये नज़र आ जाए तो मर्द भी उनसे डरते थे। औरतें तो डरती ही थी कि ये छुरी लेकर आते हैं, कोई बड़ी उनके पास गन्स वन्स भी नहीं होती, छुरी लेकर आते हैं, आपको हरास करते हैं, मार-वार भी देते हैं, आपसे चीज़ें लेकर चले जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ कम से कम ये नहीं था, मगर इन लोगों ने ये करके हमारे यहाँ भी इसको और उससे ज़्यादा इंटेंस जराइम के साथ हमारे अंदर डाल दिया है। ये हम नहीं समझ रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो ज़रा मेरा मकसद जो है ना, ये लोगों को लगता है इनको शायद मज़ा आता है ये बातें करने से, या ये इनको कोई पॉपुलर बातें हैं, या पर इनके दिल के अंदर कोई बहुत बहुत कड़वाहटें भरी हुई हैं और ये बहुत कोई तपी हुई ख़वातीन है या कुछ है। एंड वो वाली सारी लैंग्वेज जो कि मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, हम वो हैं। द पॉइंट इज़ ज़ैनब, मैं वाक़ई जो तुमने कहा ना दुःख होता है, यही दुःख होता है ज़ैनब, ये तकलीफ़ होती है आपको, यू आर एक्चुअली कंसर्न्ड, क्योंकि ये वो दुनिया है जिसमें मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे जो हैं वो आगे जाएँगे, ज़िंदगी गुज़ारेंगे। और मैं इसके लिए कुछ ना कहूँ, मैं इसके लिए कोई बात ना करूँ, क्योंकि ये दिस इज़ अ पेरेंटिंग इश्यू एज़ वेल। हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं ना, तो मेरी उम्र की औरतों की तो क्या ही एम्पावरमेंट होगी, तुम्हारी उम्र की औरतों की भी क्या एम्पावरमेंट होगी। हम बात करते हैं, शायद किसी एक आध को फ़ायदा भी हो जाए। ये मेरे और तुम्हारे लिए नहीं है ज़ैनब, ये आने वाले लोगों के लिए है ये। हम नहीं बदल सकते, हम मैं और तुम, हम जिन उम्रों में हैं, हम बदल जाएँ, बहुत बड़ी बात है। बदल सकते हैं, डेफ़िनिटली बदल सकते हैं, लेकिन क्या बदलते हैं लोग? बहुत मुश्किल से बदलते हैं। लेकिन कौन बदलता है? छोटे बच्चे बदलते हैं, अर्ली टीन्स बदलते हैं, 20s में भी लोग जो हैं वो बदलते हैं, क्योंकि दैट इज़ ईज़ियर फॉर देम। उनके अगर ऐसा एटमॉस्फेयर होगा, ऐसे कवानीन होंगे, ऐसी डिस्कोर्स हो रहे होंगे जिसमें प्रोडक्टिविटी होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो वो बदलेंगे ना। तो हमें उन पे ये सारी टॉक जो है मैं और तुम करें, 40 साल 45 साल के लोग करें या जो भी करें, इसका फ़ायदा यही, ये जो जेन ज़ीज़ और जेन अल्फ़ाज़ हैं, जो बाय द वे अब वो भी टीन्स में दाखिल हो गए, जेन अल्फ़ाज़ जो हैं, हम उनका नाम भी अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभी दे आर स्टार्टिंग देयर टीन्स। तो
ये उनके लिए बात हो रही है, ये बात होनी ज़रूरी है। फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता ज़ैनब, लेकिन हमें ये बात करनी, वी हैव टू कॉल देम आउट। एब्सोल्युटली। और तज़ीन, मैं अक्सर वही जो आप कमेंट्स का भी ज़िक्र कर रही थी, आप हर वक़्त औरतों के बारे में बात करते रहते हैं। मैं ये सोच रही होती हूँ कि देयर इज़ लाइक यूट्यूब के ऊपर आपको हार्डली पॉडकास्ट मिलेंगे जिसमें ख़वातीन हैं, ठीक है? आपको वुमेन्स डे वाले जो वो आती हैं पिक्चर्स के वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा होता है, आगे लाइन से सारे मर्द बैठे हुए रहते हो, वुमेन्स डे पे भी आपको ये मिल जाएगा, हाँ, ठीक है? हाँ। एक चैनल है, 32,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, हुँ। ठीक है? और हम बात करते हैं। कितना आपको क्या ही कुछ चैलेंज कर दिया आपको, जो एक हुँ। पूरी जो मार्केट बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? उसमें हार्डली जो है वो नॉन एक्जिस्टेंट नॉन कह लो ना, एक्जिस्टेंट हाँ। है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वो चैनल, वो भी एक चुल्लू बिल्कुल चुन्नू से लोग बैठ के भी, और वो भी मतलब एक सर्टेन नियत ये है कि रिहैबिलिटेट करें सोसाइटी को। अगेन पॉपुलर नैरेटिव तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर भी बड़ी हेट स्पीच हम लोग कर सकते हैं, व्यूज उस पे भी आते हैं, हुँ। हेट स्पीच के ऊपर व्यूज आ जाते हैं। मैं अभी खड़े होके मैं भी नाम ले लूं जिनको मैं कोट कर रही थी, लेकिन अगेन दैट्स नॉट द पॉइंट। बिल्कुल। वो आ जाते हैं व्यूज, वो जो सोशल मीडिया फ्यूड्स चलना शुरू हो जाती हैं, फिर वो जवाब देते हैं, फिर बिल्कुल व्यूज आएंगे उसके ऊपर। लेकिन वही वही वाली बात है कि करना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ तज़ीन, ये भी नहीं कबूल। जहाँ इतना नैरेटिव चल रहा है, जहाँ दुनिया में इतना सारा कुछ चल रहा है, हुँ। वहाँ पर भाई या तो आप ही कर लेते ना, या तो आप ही ये बेड़ा उठा लेते, बन जाते ना, कव्वाम बन जाते, वही फ्लैग बेयरर्स, कव्वाम फ्लैग बेयरर ही है, ज़रूरत ही बन नहीं पड़ती। जाते आप बन जाते यार, आप कर लेते, आप I'm more प्रोटेक्शन than की ha बात कर लेते। more than happy to stay at home and not talk about these बिल्कुल। things and talk about something else. बिल्कुल, अब मतलब इतनी इतनी जगह भी नहीं देगा ये माशरा कि ख़वातीन आकर खुद अपनी ज़ुबानी बताएँ कि भाई इतने साल हो गए, तब से हम देख रहे हैं, अम्मी की जनरेशन से भी देख रहे थे, फिर पिछले उससे पिछले का भी देख रहे हैं, फिर सबकी कहानियाँ भी सुनी हैं। तो औरतों को ही पता है कि औरतों के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, और अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसा आपने बोला, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आई वुड से दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंटेंशन टू पुट इनटू दिस वर्क एज़ वेल, कि बच्चे अब एक्सपोज्ड हैं, हो गया। ये सारा कुछ हो गया। आई ऑल्सो हैव अ सन, और मतलब अब मेरे घर में एक सर्टेन कन्वर्सेशन हम लोग की होती है, एक सर्टेन तरीके से ज़ाहिर है हम लोग मिलते हैं, आपस में हम लोग एक डिस्कोर्स है। ही इज़ जस्ट 5 तज़ीन। उस दिन अच्छा उसके बाल बड़े भी हैं और कर्ली भी हैं, उसको ज़रा मैनेज करना पड़ता है हुँ। थोड़ा-सा। तो उस दिन ना उसके बाल सारे आँखों पे आ रहे थे, और वो ऑलरेडी बहुत छोटे थे, लेकिन वो फिर भी आ रहे थे। तो मैंने उसको रोल करके और ऐसे करके अपने ही बाल से क्लिप निकाला और मैंने लगा दिया। मैं कहा मोहम्मद अभी ये कर्ल हो जाएँगे, ड्राई हो जाएँगे ना, तो ये ऊपर चले जाएँगे, हुँ। ठीक है? क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, ठीक है? ही वेंट आउट, ही केम बैक एंड ही सेड, मामा गर्ल्स लगाती हैं ये क्लिप। यू मेड मी अ गर्ल। मैं कहा हू सेड दैट? कि देन उसने बताया कि मतलब यू सेइंग आर यू अ गर्ल? यू आर नॉट अ गर्ल, हाउ यू लुक लाइक अ गर्ल। एंड देन मतलब पहले तो मुझे गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं इसको ये बोला, मैंने कहा मोहम्मद व्हाट्स रॉन्ग? इवन लाइक व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग अ गर्ल? इज देयर समथिंग रॉन्ग विद बीइंग अ गर्ल? कि मतलब यू डोंट वांट टू बी लाइक क्या हुआ है? एक मतलब मैंने थोड़ा हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आपकी जेंडर को कर रहे हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी की वजह से ज़रूर बोलें, लेकिन बिल्कुल। आप उसको बुरा समझ के नहीं बट बोलेंगे। दैट्स हाउ बीइंग इट अ वाज गर्ल इज़ बीइंग सेड टू हिम। बीइंग गर्ल इज़ नॉट बैड। अच्छा, अरे आप गर्ल लड़की ऑफ कोर्स हो। बीइंग गर्ल इज़ हाँ, नॉट बैड। हाँ। मतलब द वे इट इज़ सेड कि अरे आप ये लड़की हो, ठीक है? एंड देन मुझे ये पता है कि उसके लड़के होने में कितनी उसके सिर्फ़ लड़के पैदा होने में ही इस माशरे ने कितनी एंटाइटलमेंट और प्रिविलेज दे दिया ना उसको, ठीक है? अब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब आई एम नॉट अ गर्ल, लाइक उसको ये हो रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा असेस किया कि फिर मैं उससे पूछा व्हाट्स कि नो आई एम नॉट आई एम 5 आई एम बिग। अब उसको लगा कि गर्ल कोई छोटी और कोई बुरी चीज़। मैं मतलब बिल्कुल उस मैंने कहा यार ये दैट्स हाउ मच दिस नैरेटिव इज सीप्ड इन। हाँ। और एक छोटी सी आवाज भी होएगी ना अगर साथ में उसके पैरेलल में, लेकिन ये बड़ी जरूरी है ये आवाज जाना साथ में कि भाई व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग अ गर्ल? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग एंड शेमफुल अबाउट बीइंग अ गर्ल। तो देखो इसमें अब मसला ये कि अगेन हमें बहुत जेंडर डिस्फोरिया के उस पर नैरेटिव पे चले जाते हैं और वो बच्चों को इसलिए इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, विच इज
आई वोंट से अंडरस्टैंडेबल, लेकिन यू हैव टू हैव द राइट वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस फॉर थिंग। दूसरी चीज़, आप लड़की यानी कि आप लड़की इसलिए नहीं है कि लड़की ख़राब होती है, आप इसलिए नहीं कि अल्लाह ने आपको लड़का बनाया है। क्या ये बोलता है कोई? एंड हाउ कैन अ क्लिप कैन, दूसरी बात ये कि देखो ये जो मैस्कुलिनिटी है ना, आपकी मैस्कुलिनिटी के अगेंस्ट नहीं है। मैस्कुलिनिटी की जो डेफिनेशन आपने बनाई हुई है ना, आप उसके अगेंस्ट है। मैस्कुलिनिटी की जिस डेफिनेशन को मैं देखती हूँ, मेरे लिए वो डेफिनेशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। He was a nurturer, he was a soft spoken person, he was a kind person, he was good with women, he, इतनी सारी चीज़ें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हैं, जिसको तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं मर्द हूँ। एब्सोल्युटली। नो यू आर नॉट। अगर अगर इसके लिए लफ्ज़ मैस्कुलिनिटी है, तो यू आर नॉट दैट। और इसके लिए लफ्ज़ अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, या इसके लिए कोई दूसरा नाम रख लो तुम, अगर तुम रखना चाहते हो, तो तुम वो हो। तुम सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे। देखो ज़ैनब, नॉन मुस्लिम जो है ना, वो जो करे, जहाँ जाए, जिस गड्ढे में गिरे, जिस आग में चले, जो करे, आई कैन स्टिल से कि वो मेरा मज़हब नहीं है, वो मेरा मसला नहीं है, वो मेरा मकसद नहीं है, उससे अफेक्ट हो रहा है, मैं अपने बच्चे को बता सकती हूँ ये मुसलमान नहीं है, दिस इज़ नॉट योर रोल मॉडल। मेरे लिए तकलीफ़ तब होती है जब वो अगला बंदा इस्लाम और मुसलमान का नाम ले रहा होता है, तो मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊँगी कि ये इस्लाम, ये मुसलमान नहीं है? मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। ऑफ़ कोर्स मेरा तरीका यही होना चाहिए कि मैं उसको सही इस्लाम, रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है उसके बारे में, कुरान के करीब, और कुरान की तफ़सीर और कुरान के तर्जुमे के बारे में मैं उसको एजुकेट करूँ। लेकिन क्या उनके ऊपर इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही कि वो इतनी बड़ी चीज़ का नाम लेके ये सब कुछ कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, वो सारी करप्ट होती हैं कहते हैं ना, लेकिन अगर उस करप्शन के साथ आपने मज़हब को जोड़ा हुआ है, दैट इज़ सैड, एब्सोल्युटली। और दैट मैं इज़ विशियस एंड क्रूअल। बिल्कुल, जो मिसइन्फॉर्मेशन है, जैसे अक्सर बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि औरतें जहन्नुम में भी ज़्यादा होंगी, और किस-किस क्या-क्या वो तरीके हैं जिसमें औरतें जहन्नुम में जाएँगी, और क्या-क्या उनकी सज़ाएँ होंगी कि वो बालों से लटके, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें मेंशन्ड नहीं है, इनमें से होंगी बहुत सारी बातें हैं, लाइक सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, जो ऑथेंटिक हैं वो तो हाँ। ऑब्वियसली होंगी। हुँ। और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि है, सज़ा का कॉन्सेप्ट भी है और सारा कुछ है। मिस इन्फॉर्मेशन जो इस्लामिक स्कॉलर्स मिंबर पे बैठ के बताते हैं, उसकी क्या सज़ा है? और ये मिंबर पे क्यों नहीं रिमाइंड करवाया जाता कि अगर आप इंटरप्रेट करते हैं अल्लाह और रसूल की बात को अपने अल्फाज के अंदर, तो उसकी क्या सज़ा है, और वो किस तरह से उस मतलब उसमें क्या क्या पकड़ होगी और किस तरह से होगी? अ, कोई हुक्मरान, एनीबॉडी इन अ लीडरशिप पोज़ीशन, विल ही बी लाइक, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से उनकी हिसाब लेगा, उनका उनसे ज़्यादा पूछेगा कि आपके जो अंडर लोग थे आपने उनको क्या बताया? एंड ऑल्सो जो यहाँ पे आपने मेंशन किया, और मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि आप सही कह रही हैं कि जेंडर डिस्फोरिया वाली, क्योंकि हर चीज़ हमारे यहाँ जो है वो एक बहुत एक्सट्रीम उसके ऊपर जो है वो परसीव कर ली जाती है। हुँ। मैं वहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट इस वजह से भी क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ आई वांट कि वो वैसे ही जाए बात जैसे मैं कहना चाह रही थी। हम ने अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या सेंटेंसेस बनाए और हमने क्या बोले, लड़कियों की तरह रोते हो, रन लाइक अ गर्ल। तुम क्या लड़के हो, छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो रहे हो? हुँ। यू नो दिस इज़ व्हाट बीइंग अ गर्ल इज़ फॉर लिटिल बॉयज़। बेटा आप तो लड़के हो ना, आप तो स्ट्रॉन्ग हो, जाओ बहन बड़ी होगी उससे, लेकिन बहन के साथ जाओ। सही छोटा-सा नन्हा-सा भाई जा रहा है बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हुँ। ठीक है? सो देयर इज़ अ सर्टेन नैरेटिव जो कि हर लड़का इस माशरे में, किसी रिश्तेदार के घर, स्कूल में, अब ये जो मैं कह रही हूँ, तो मुझे पता भी नहीं उसने किसने बोला। 2 मिनट के लिए वो गया है बाहर, वो आई है, ये उसने कहा कि ये क्लिप हटाएँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैस्कुलिनिटी इटसेल्फ इतनी फ्रैजाइल नहीं है कि वो क्लिप से खराब हो जाए। बिल्कुल। मतलब वो है ही नहीं। हुँ। एक क्लिप एक लड़के की मैस्कुलिनिटी नहीं छीन सकती उससे, और यही मैसेजिंग थी इसके अंदर जो मैं चाहती थी कि मैं उसको दूँ, क्योंकि ये माशरा उसको ये सारा कुछ बताएगा। हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। मतलब भाई चूड़ियाँ पहन के भी जो औरतें काम कर लेती हैं ना, वो आप बगैर चूड़ियों के भी एक लाइफ़टाइम में नहीं कर सकते, जो औरतों ने चूड़ियों के साथ कर लिए भाई। मतलब ये सारे ये बड़े रियल शेम है जो वुमेन जेंडर के साथ एसोसिएट की गई है। रन लाइक अ गर्ल का जो एक एड है, आई डोंट नो इफ पता नहीं मैंने शेयर किया था कि नहीं, कि उसमें उन्होंने जो है वो खड़ा किया है हुँ। कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनसे बोला है कि यू नो कैन यू टेल अस हाउ गर्ल्स रन?
कैन यू रन लाइक अ गर्ल, और वो फनी तरीके से लड़कियों को तो भागना ही नहीं आता ना, लाइक रनिंग इज अ वेरी मैनली थिंग टू डू। और उसके बाद उन्होंने उसके रिएक्ट के सब मजाक उड़ा रहे हैं व्हाट रन लाइक अ गर्ल मीन्स, और फिर एक्चुअल लड़कियां हैं और उनसे बोला रन, एंड दे रैन लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, फास्ट एंड जो भी है। और बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू, आई एम नॉट अ गर्ल, so it has nothing to do with gender identity, it has to do with the shame that comes with being बिल्कुल a बुरी girl। चीज़ है, वो गलत चीज़ है, ख़राब चीज़ है, उसको इस तरह से पोर्ट्रे करना। बिल्कुल डेफ़िनेटली ऐसे ही देखो ये मसला ये है कि ना कुछ बुराइयाँ जो हैं इंसान के अंदर हैं। जब इंसान बनाया को पैदा कर रहे थे अल्लाह ताला, तो उस फरिश्ते ने कहा था ना कि ये तो ऐसे भी होंगे, ये तो खून खराबा भी करेंगे, ये तो ये भी करेंगे, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। तो कुछ चीज़ें तो हमारे अंदर हैं और अल्लाह ताला को पता है कि ये चीज़ें अंदर हैं, और हमारा जो दुनिया में आने का मकसद है कि हम उन तमाम फितरती मसाइल के होने के बावजूद हम अपने आप को कैसे अल्लाह और रसूलुल्लाह के रास्ते पे चलाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसके हिसाब से हमारा मुहासबा होगा और हमें जन्नत या जहन्नुम मिलेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो थी ना कि झूठ बोलना हो गया मिसाल के तौर पे, ये है फितरत में ना, इंसान बोलता है झूठ, जहाँ सर्वाइवल आता है बंदा झूठ बोल देता है। बहुत सी चीज़ें हैं इसी तरह से, जेंडर को दूसरे दबाना ये फितरत के अंदर है, बिकॉज इट कम्स ईजी, इट्स ईजियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज डिफिकल्ट टू पुट ब्लेम ऑन समवन एल्स इज ईजियर। ट्राइबल में अगर आप बात करते हैं, आप ट्राइब्स में रहते थे, तो आप ट्राइब्स में भी अगर आप देखें तो इट्स ईजियर कि ट्राइब में एक हायरार्की होगी, ट्राइब उस हायरार्की में सबसे नीचे बीच में औरतें होंगी, सबसे नीचे बच्चे होंगे, ये एक हायरार्की होगी, तो आपका सस्टेनेंस सर्वाइवल होगा, आप उसको इस तरह समझते ही आए हैं। सूद का निज़ाम आया, यहूदियों में सूद बहुत ज़्यादा होता था, आज भी यहूदी ही हैं जो सूद हैं, और जिन जिन कौमों ने यहूद से ब्रांच आउट किया, उन सब कौमों में सूद पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सूद बना लिया, कत्ल गारतगिरी हो गई, फितना फैलाना हो गया, ये सब चीज़ें इंसान की फितरत में हैं। तो ये सब चीज़ों को जहाँ इस्लाम ने, यस आपको एक्स्ट्रा माइल जाना है क्योंकि आप मुसलमान हैं, यस वो पापा की प्रिंसेस नहीं बन रही है, आपको ये हुक्म है कि उसको आपने प्रिंसेस बनाना है, नॉट इन द ज़ाहिर है, मैं मॉनेटरी इस पे नहीं बोल रही हूँ कि हम आपने उनको इसको इतना प्रोवाइड करना है कि वो शहज़ादी बन जाए, आपको उसका ख़्याल रखना है, यस इट इज़, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना है। हम पागल नहीं है जो यहाँ पे ये सब बातें कर रहे हैं, या हम औरतें हैं इसलिए ये नहीं कर, ये यहाँ बैठ के बोल रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं, यही सही तरीका है, क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये सारे गड़बड़ ये हज़रत इंसान करता आ रहा है, करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने इसीलिए रहमत बनाकर भेजा कि वो इन तमाम चीज़ों को कर्ब करें और बताएं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या करना है। नमाज़ पढ़नी है, सूद नहीं लेना है, कत्ल नहीं करना है, माँ-बाप की इज़्ज़त करनी है, अल्लाह रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने अताअत करनी है, आपको औरतों के साथ एक सर्टेन ट्रीटमेंट और बिहेवियर रखना है, आपको रेसिज़्म नहीं करनी है, आपको किसी को किसी पे कोई फ़ज़ीलत हासिल नहीं है, क्योंकि दीज़ आर द थिंग्स दैट केम नेचुरली टू मेन, टू ह्यूमन्स, एंड अल्लाह ताला टोल्ड देम कि ये आपने करना है, तो आप मुसलमान हैं, वरना आप जो चाहें करें। सो ये यस आपको लगता है, तो इनके अंदर ना, बच्चों के अंदर, और इवन जो हमारे कमेंट्स में भी नीचे आ रहे होते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ सारा काम मर्दों को ही करना है, औरतें कुछ नहीं करेंगी, औरतें बस पड़ी रहेंगी, औरतें ये करेंगी वो करेंगी। मेरा उनको जवाब है यस आपको ही करना है, आपको करना है, आपको प्रोवाइड करना है, उसको जीने का हक आपको देना है, क्योंकि आप ही मार रहे हैं, तो ये आपको करना है। सो इसमें कोई आपके लिए अगर ये आपके लिए न्यूज़ है, सो टेक इट एज अ न्यूज़, लेकिन आपको करना है, और ये न्यूज़ जो है आज नहीं 1400 साल पहले जो है ये आ चुकी है और बता दी गई है, और ये अब आपको इसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन है तो ठीक है, अब इसको लें, इसको एब्जॉर्ब करें और इस पे काम करें। बिल्कुल ऐसे है। और अक्सर जो है ना, वो हमें लगता है कि अक्सर यानी फीडबैक जब आ रहा होता है, तो अक्सर मुझे इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे अब हम लोग ने एडोलेसेंस से शुरू की थी, और फिर हमने जो है वो उसमें ऐड की बहुत सारी चीज़ें, और वो कॉन्वर्सेशन हमारी नेचुरली भी वो गई डिफरेंट जगहों पे। एक चीज़ ना हमें जो मुझे बहुत पता नहीं, मुझे इमोशन नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस कराती है ये, लेकिन कि हम ये समझते हैं कि जैसे कि अगर एडोलेसेंस के ऊपर अगर हम एक सोशल इशू या हम जेंडर पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करें, तो दैट्स अ वेरी अन इस्लामिक
कॉन्वर्जेशन। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि मतलब कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग इस्लाम इनटू इट, क्योंकि इस्लाम ने तो राइट्स दे दिए थे, जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत सेपरेट है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि आज आपने ये भी करना है वो करना है, तो अब ये तो इस्लामिक नहीं है भाई। इस्लाम तो वही था जो 1400 साल पहले आया था। दिस इज लाइक, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते कि जो आपकी जिंदगी है वही वही जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, जिस दुनिया में चल रहा है, वहीं पर आप अपना रिलीजन इंटीग्रेट करेंगे। तो और वो इस्लाम जो है बात वो तरीका इस्लामिक है हयात है ना, ज़िंदगी जीने का तरीका है ना, प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स है ना। और वो वही प्रिंसिपल्स हैं। सोसाइटी रिहैबिलिटेशन, सोसाइटी को रिहैबिलिटेट करने का की जो वैल्यू है वो इस्लामिक है। एक ऑन गोइंग इशू है, बहुत ग्लोबल इशू है, हमारा अपना इशू है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इट्स वेरी इस्लामिक। एंड ऑल्सो जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी बहुत क्लियरली इस्लाम के अंदर मेंशन्ड है कि कितने लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि वो पीस फैलाने के लिए आए हैं, या जो पूरी डुअल फेस्ड होने की या पहचानने की, एक एक बीइंग अ मुसलमान, आपको राइट एंड रॉन्ग की सिर्फ जो तमीज है वो सिर्फ ये थोड़ी है कि हलाल और हराम। वो ये भी तो है कि यार ये लग तो मुझे सही रहे हैं, लेकिन ये बात जो रसूल अल्लाह का इमेज जो ये बता रहे हैं कि वो इस तरह से थे, या जैसे कि अक्सर लोग जो नहीं ज़ैनब नहीं बताएंगे वो ज़िंदा था इमेज, पूछ कर देख लो वो नहीं है रसूलुल्लाह वो का इमेज। रसूल अल्लाह सा वही इमेज बताएंगे तज़ीन जो उनको सूट करता है। वो अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है, मतलब ब्लास्फेमी तो ये होनी चाहिए ना कि वो ये करते हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जैसे जो अब जो नैरेटिव्स हैं कि एक आदमी को किस तरह का होना चाहिए, वो वही इमेज प्रोजेक्ट करते हैं रसूल अल्लाह का, कि खुदा न खास्ता कि रसूल अल्लाह की भी ऐसी ही पर्सनैलिटी थी। वो जैसे तो पोलिगमी मैं के ये बारे में सिंपल ये बात करते कहूँगी हैं। कि मैं सिंपल ये कहूँगी अगर वो ऐसा करते हैं ना तो वो अपने आप को चेक कर लें, बिकॉज़ दे आर बीइंग ब्लास्फेमस। मैं इस पे एब्सोल्युटली। आई कैन मुझे ना जस्ट लिसनिंग टू दिस इज़ गिविंग मी लाइक मुझे काफ़ी इमोशंस फील हो रहे हैं कि दे आर बीइंग ब्लास्फेम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेज को अगर उनकी सच बोल रहे हो तुम, तो उनकी इमेज को तुम ऐसे डिस्टॉर्ट कर ही नहीं सकते कि उसमें कोई अनकाइंडनेस हो, उसके अंदर किसी की का ऑपरेशन हो नहीं सकता। अगर तुम इसको किसी चीज़ से, किसी मिसाल से अगर तुम बना रहे हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो। एब्सोल्युटली तज़ीन, लेकिन ये देखिए कितना प्रिवेलेंट है। जो अहादीस भी हैं बहुत सारी, इवन सद्दा करने वाली अहादीस है, हम लोग कितनी दफ़ा उसके बारे में बात कर चुके हैं। ये जब ये जब उसमें से ये मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है कि खुदा न खास्ता रसूल अल्लाह ने औरतों को इंफीरियर कहा है, या उनको ये कहा है कि वाइव्स आर इंफीरियर टू हस्बैंड्स इन एवरी वे, इन एवरी विच वे, कि सजदे का मतलब है अप्लाई टू ऑल हो गया है। और जब वो इस तरह की मैसेजिंग उसमें से जब पोलिगमी के बारे में बात करते हैं और जिस जिस हद तक चले जाते हैं वो, तो दिस इज लाइक डूइंग दैट टू रसूलुल्लाह's इमेज, बिकॉज द वे आई लुक, मुझे अपने रसूल को पहचानने में और उनके पर्सनालिटी के बारे में डीपर इंफॉर्मेशन हासिल करने में टाइम लगा, क्योंकि द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉफिट वाज समथिंग कि मुझे थोड़ा सा होता, मैं कहनी आई वांट टू नो मोर, बिकॉज जो रसूल जिनको मुझे फॉलो करना है वो तो ये है ही नहीं जो आप बता रहे। ये लंबी लंबी पॉडकास्ट करते हैं अपनी 4 शादियों के ऊपर और मर्द की फजीलत के ऊपर, और उसमें जब आप अहादीस कोट करते हैं तो आप वही इमेज क्रिएट करने की, अगेन इट इज वेरी अप्रोप्रिएट विद व्हाट्स गोइंग ऑन विद द वर्ल्ड। ये जो सारा जो ये मैस्कुलिनिटी और जेंडर पॉलिटिक्स है, आप कहीं ना कहीं उस रिलीजियस फैक्ट्स को इवन डिस्टॉर्ट करके उसी नैरेटिव के अंदर इंटीग्रेट करें। इसको कॉल आउट करना, आई फील इट्स लाइक अ वेरी रिलीजियस ऑब्लिगेशन to call this out and 100%। reclaim, because this is not my religion and this is not my prophet. So मैं तो रसूल अल्लाह के बारे में अगर सोचती हूँ तो मेरे ध्यान में तो एक शफीक, रहमदिल, काइंड, द मोस्ट हम्बल एंड द मोस्ट वाइज एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट आता है। तो मेरे ध्यान में तो ये जो आप बोल रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहा। एंड आई थिंक कि मैं शायद मेरे जहन में ये चीज़ इसीलिए आई थी कि जिस तरह से हमने अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट भी की थी, अम, हम जैसे कि दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड रियली रॉन्ग, कि आई विश कि ये हमारे नैरेटिव्स नहीं होते। एंड जो अडोलसेंस के अंदर दिखाया है, तो वो भी हमने उसके ऊपर बात की कि ये नहीं होना चाहिए दुनिया के अंदर और हमारे माशरे के अंदर। डू यू फील देयर वाज समथिंग मिसिंग इन द सीरीज एज वेल, कि डू यू थिंक कि व्हाइल दे ट्राइड टू एड्रेस एन इशू, बट डू यू फील कि कुछ उसके अंदर इम्प्रूव हो सकता था, या यू विश कि ये ना होता या ये होता उसके अंदर?
आई वोंट से ऑफ कोर्स एनी पीस ऑफ कंटेंट इज कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, हर चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एक जो हमारी डिस्कशन भी हो रही थी, जो एक थीम थी, एक बात थी जो वो लेडी पीआई जो थी, जो पुलिस वाली थी, उसने एक बात कही थी कि हमेशा जो है वो जब भी किसी भी केस की बात हो रही होती है, तो उसमें जो हाईलाइट होता है, किसी भी तरह से हाईलाइट हो रहा हो, वो जो परपेट्रेटर है, चाहे उसकी हम कहानी ढूँढ रहे हों या उसकी सज़ाएँ सुन रहे हों, नाम उसका हो रहा होता है, मतलब उस ही इज़ द हीरो बेसिकली, उसका जो मेन कैरेक्टर कह लो, हीरो अगर नहीं तो मेन कैरेक्टर होता है, हर ऐसी इन्वेस्टिगेशन का, हर उस चीज़ का। और उसका कहना था कि और उसकी जो लड़की है, जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसका कोई नाम नहीं आता था। आई गेस वो एक चीज़ थी जो कि थोड़ी-सी और एक्सप्लोर होनी चाहिए थी। आई थिंक तुम्हारा भी ऐसे ही कुछ। मेरा भी इसमें मुझे ये था कि हम लोग जब भी औरतों के इश्यूज़ को भी देखते हैं तो हम लोग हमेशा मेन सेंटर्ड लेंस के साथ ही देखते हैं। जैसे कि जब मैरिटल रेप की भी बात होती है तो उसमें पहला सवाल ये होता है तो वो तो झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे। मतलब मैरिटल रेप हो रहा है, हमें उसकी तकलीफ़ से कोई हमारा वास्ता नहीं है। हम उसके बारे में लेजिस्लेशन हम उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमें ये लफ्ज़ ही पसंद नहीं है। ठीक है? लेकिन हम लोग हमेशा औरत की सफ़रिंग को मेल सेंटर्ड लेंस के साथ देखते हैं। उसने अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में अब तो ख़ैर बहुत बात होती है इसके बारे में, थैंक गॉड ये कन्वर्सेशन थोड़ी बेहतर हो गई है। डोमेस्टिक वायलेंस तो उसने कुछ किया होगा, गुस्सा दिलाया होगा, तो मारा होगा। वो थका हुआ तो नहीं था, वो थका हुआ ऑफ़िस से आया होगा। हम हमेशा ना मेल सेंटर्ड लेंस से देखते हैं। हमें भी आता है ना और मर्दों का क्या? और बाप का क्या? और मैं हर वक़्त आप बाप के बारे में क्यों नहीं बात करते? तो अच्छा तो ल म यूँ ही आप कभी औरतों की गलतियाँ मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी लुक्ड एट विद अ लेंस जो कि फ़ेवर करे मर्दों को। अनफॉर्च्युनेटली इन एन अटेम्प्ट तो मुझे नहीं पता कि इनका अटेम्प्ट क्या था। ऑब्वियसली वो एक बड़ी ओपन एंडेड सी स्टोरी थी उसके अंदर, तो बहुत सारी उसके अंदर होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन रेज़ की है, इट्स नॉट बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट अवे फ्रॉम मी। हाउएवर ये बिल्कुल उसी तरह से ही मुझे फ़ील हो रहा था कि uh, it sort of created some sympathy for Jamie. अच्छा मुझे नहीं हो रही थी सिंपैथी उसके। मुझे बिल्कुल मैंने पहली एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक कोई सिंपैथी नहीं हुई है। सिंपैथाइज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसकी मतलब ये अननीडेड है। इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपैथाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि अच्छा ये वजूहात बनी इसके इस बिहेवियर के ऊपर। लेकिन मैं उस पे मुझे सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी मुझे उस लड़की के साथ है। बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन ये हुई कि उसके अंदर एक सेंटेंस था जो थेरेपी वाली जो एपिसोड थी जिसमें थेरेपिस्ट आती है और वो पूरी एपिसोड ही उसके ऊपर है। उसमें वो जब उसको बात कर रहा होता है वो कन्फेस कर लेता है बेसिकली कि मतलब कि मैंने ही मारा है उसको। और वो बड़ा कैजुअल होता है उसमें बड़ा नॉर्मल होता है। और वो उसको कहती है कि डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ? डू यू नो कि you have ended her life so now she won't be able to achieve any of her dreams. She's gone. Or ironically, this is exactly how I felt after watching Adolescence. Ki, do you realize that that girl is gone? So it's not about this boy. It's about that girl. Do you understand the concept of depth adolescence makers? She's gone. And it is a like there is a possibility कि जो जेमी की बैक स्टोरी है वो इतनी रियल ना हो, लेकिन जो लड़की जिसको उसने मारा है ऐसी करोड़ों कहानियां हैं जो बहुत रियल हैं। हो सकता है कि इसको उस पे तो चलो फिर दिखा दिया था कि उसने भाई चलो बुली कर दिया था। ऑल्दो मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना चाहूंगी कि लड़की का कोई भी कसूर था इसके अंदर। चलो उसके अंदर तो भाई कितने केसेस में तो वो अपने काम से काम रखा हुआ होता है उसने। यस। और वो द जेमीज ऑफ द वर्ल्ड दे अब आपके दोस्त ने आपको उकसाया हुआ होता है, देखो तुम्हें नहीं लाइन भाई लाइन तुम जो लाइन दे रहे हो उसको नहीं पकड़ रही है, देखो तुमसे नहीं कर रही है, तुम तो ऐसी हो ना इसलिए वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है। मोस्टली तो यही हो रहा होता है, मोस्टली यही हो रहा होता है। और अगर हम अपनी सोसाइटी की बात की तो हमारी सोसाइटी में तो बहुत से डिफरेंट और कल्चरल रिलीजियस रीजन की वजह से भी नहीं वो आपसे बात कर रही होती है, बट आपके लिए एक ही चीज़ आ रही होती है कि क्योंकि ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रही है वो नहीं आप सोचेंगे, मुझे रिजेक्ट कर रही है एंड दैट इज बट यू आर। और फिर उस पे आप जाके आप वो सना यूसुफ को जो उस लड़के ने कर दिया एग्जिबिट है इसका। तज़ीन लास्टली हमने काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशन किया एंड आई थिंक हम लोग 1 घंटा और भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये देखने के बाद और इन सारी कॉन्वर्जेशंस के बाद और जो भी रियलाइजेशंस थी आफ्टर द शो और वो जिस तरह से हिट करती है एकदम से रियलिटी,
आपको क्या ऐसा लगता है, वुड यू चेंज समथिंग इन योर पेरेंटिंग स्टाइल्स और वुड यू सजेस्ट पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स टू चेंज समथिंग इन देयर पेरेंटिंग स्टाइल्स? में जैसे अभी तुमने जो इससे पहले बात भी की थी ना एम्पैथी वाली के उसके साथ फ़ील होने की, मुझे क्योंकि भई अगेन कि हर कोई एक अपने लेंस से देख रहा था। इस सारी डिस्कशन के बाद जो एक एम्पैथी मुझे फ़ील हुई ना वो एज़ अ पेरेंट्स के साथ ये एम्पैथी फ़ील हुई कि हम जो है रियलाइज़ नहीं करते हैं और वो अगर उस बच्चे के लिए जो फीलिंग्स दिखा भी रहे थे उसके पेरेंट की, वो तो उसने एक बिल्कुल एक एक्सट्रीम काम कर लिया था ना कि उसने कत्ल कर दिया था। हमारे माशरे में कितने ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से, बच्चे जो हैं वो घर छोड़ देते हैं। अभी रिसेंट ड्रामे पे भी दिखाया गया किस तरह से, और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रामों में दिखा रहे हैं, बच्चे ऐसा करते हैं। ड्रग्स में पड़ जाते हैं, पॉर्न में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, चोरी-चकारी में पड़ जाते हैं, हज़ारों चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है? मुस्तफ़ा आमिर का भी जैसे केस हुआ था, उनकी वालिदा और वालिद आए थे इंटरव्यू के लिए। कभी-कभार ना हम अपनी पूरी नेक नियति के साथ ना, हम चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते हैं और एक जो बेबसी का एहसास होता है ना, जो बेसिकली उसमें भी जो दिखाया था ना कि पेरेंट्स की जो बेबसी वाला जो वो था ना, वो एहसास जो है ना इट रियली किल्स यू, कि आपको ये महसूस होना कि ये बच्चा जिसे आपने पैदा किया था, ये आपकी गोद में रहता था और अब वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसको आप एंडोर्स नहीं करते हैं, और एक बहुत अजीब से डिलेमा में आप पड़ जाते हैं। तो बेसिकली मेरा तो ये इस पेन को कैसे अवॉइड करना है, इसके कुछ रूल्स तो कॉमन होंगे और कुछ रूल्स हर फैमिली के अपने होंगे। कुछ रूल्स जो है वो आपके कस्टमाइज्ड होंगे अकॉर्डिंग टू यू, योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन, जो कि आपको करने, बट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट दोज़ थिंग्स कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं, वो कौन-सी कन्वर्सेशंस हैं, जो कि आपको करने की ज़रूरत है और आपको इस पे एटलीस्ट सोचना शुरू करना होगा, आपको पहल करनी पड़ेगी। आपको वो जो माँ-बाप के ऊँचे पेडेस्टल से आते हैं ना, आप उससे नीचे उतर कर उन बच्चों के शूज़ में, आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उनकी बात को समझ सकें। लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपका बच्चा खुद आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ नहीं बताएगा, लेकिन कोई और बता सकता है। आप चीज़ों से मालूम कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ से पढ़कर आप मालूम कर सकते हैं। आई वुड रियली, रियली, रियली अर्ज द पेरेंट्स एंड बोथ पेरेंट्स, सिर्फ़ माँओं का या सिर्फ़ बापों की बात नहीं कर रही हूँ। दोनों पेरेंट्स को एक टीम की तरह आप दोनों ने मिलकर पैदा किया है इस बच्चे को। इट इज़ ऑन यू। इट इज़ ऑन यू। आपको इसका जवाब देना है, अल्लाह के आगे आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट के बाद आप लायबल नहीं होते हैं, लेकिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने अगर देखा कि वक़्त की एक ज़रूरत थी, मेरे लिए काम मुश्किल था इसलिए मैंने ये नहीं किया, या मेरे अंदर इसकी इस्तिताअत नहीं थी। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो ठीक है आप नहीं कर सकते हैं, अल्लाह ताला को बता दिएगा मैं तो कर ही नहीं सकता था। लेकिन इस्तिताअत है उस काम को करने की, कुछ चीज़ को समझने की, कुछ कन्वर्सेशंस को करने की, तो प्लीज़ डू हैव दोज़ कन्वर्सेशंस। प्लीज़ टेक इंटरेस्ट इन दीज़ थिंग्स, प्लीज़ यूज़ दीज़ टेक्नोलॉजीज़, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर अबाउट, प्लीज़ बी रेलेवेंट। क्योंकि अगर आपके रेलेवेंट ना होने से सिर्फ़ आपको नुकसान, ऐसा नहीं है कि बस क्या ठीक है मैं नहीं चाहता, ट्रेंड नहीं फ़ॉलो करता, मेरा क्या है? मैं बैकवर्ड हूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। जिन्हें आपने पैदा किया, इट्स अबाउट देम। तो आपको करना पड़ेगा। बेसिकली यही मेरी समझ में तो यही बात आती है कि दिस इज़ अ टेक अवे दैट एवरी पेरेंट शुड हैव। आई थिंक ये जो तज़ीन, इट्स यू हैव समराइज्ड इट वेरी ब्यूटीफुली, एंड आई थिंक ये किसी भी जनरेशन के पेरेंट्स हैं और बच्चे आपके किसी भी एज ग्रुप में हैं, आई थिंक हर कोई ये सजेशन ले सकता है कि आप जो भी होगा आपके बच्चों का आपके साथ जनरेशन गैप होगा और उनको आपको अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा और उनकी लाइफ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। Stay relevant. I think that's the takeaway from the conversation. And I think for our audience, I would also urge you to stay relevant and leave a comment. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम कॉन्वर्जेशन को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू कीप इट रोलिंग। आप क्या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें? कोई चीज़ अगर हमसे आज मिस हुई है, किस चीज़ से आप हमसे डिसएग्री करते हैं? डू यू वांट टू ऐड समथिंग? डू यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस?
कमेंट सेक्शन भर दें बिल्कुल एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। मौका से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।